हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन टीचिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, तो आज हम इस लिविंग वर्ल्ड में मोटे मोटे तौर पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हम देखिए इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता क्या है। ठीक है, पहले हम ये पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता क्या है। ठीक है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे और देखेंगे कि लिव और नॉन लिविंग से ये कैसे डिफरेंस वेरी करता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जो कि मैंने बता चुका हूँ मैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की देखेंगे कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, कौन कौन से टैक्सोन्स में किस तरीके से हम चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं और कैसे नेमिंग करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, दूसरा साइंटिफिक नेम्स देखेंगे हम। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम्स होंगे जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जो नीट बायोलॉजी में आते हैं और नॉर्मली 1-2 नंबर में पूछे जाते हैं क्लास 11th के जो मेन एग्ज़ाम्स होते हैं। कुछ साइंटिस्ट हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें इसमें बायोलॉजी सिस्टम नोमेनक्लेचर है, कार्लोस लिनेस है, ठीक है, और बेंथम हुकर है, बहुत सारी जो है इसमें होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट में हम देखेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स, जो कि हम यूज़ करते हैं अपने ईजीनेस के लिए कि हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की में अपने जो क्लासिफिकेशन वगैरह वो सब हमें कर दी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। उसके बाद हम अगर हमें ईजी करना है और चीज़ हमें रिकॉग्नाइज़ करना है कि भाई हमें ये वाला लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे मिलेगा, कौन से ग्रुप में मिलेगा, उसको ढूंढने के लिए हम जो है आसान रखते हैं अपने लिए, एक बना करके रखते हैं। एक की टाइप की चीज़ें होती हैं, मतलब चीज़ों को दोबारा से अगर ढूंढना हो, इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करनी हो, तो इसलिए टैक्सोनॉमिक एड्स का सहारा लेते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हम देखेंगे कि अलग अलग तरीके के होते हैं, हमारे चारों तरफ पाए जाएंगे। कुछ खूबसूरत होते हैं, कुछ बदसूरत होते हैं, कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पे होंगे। ठीक है, कुछ आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कुछ आपस में कोऑपरेशन करके रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। अलग साइज शेप्स होते हैं, कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, बहुत ज़्यादा कलरफुल होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनमें कलर ही नहीं होता है। अलग अलग फंक्शंस करते हैं, कुछ प्रीडेटर में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, प्रीडेशन करने में। ठीक है, कुछ बचने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, कुछ होते हैं बहुत तेज़ स्विमर होते हैं, कुछ बहुत तेज़ फ्लाइट करते हैं, कुछ बहुत तेज़ जो है वॉक करते हैं, कुछ बहुत स्लो वॉक करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग फंक्शंस देखेंगे, अलग अलग जो चीज़ें होती हैं। मोड ऑफ फीडिंग भी अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ अपने सड़ा गला करके खाते हैं, कुछ फोटोसिंथेसिस करके लेते हैं, कुछ जो होते हैं आपके दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, अपने फूड के लिए शिकार करके खाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग मोड ऑफ फीडिंग होता है। कुछ मुँह से खाएंगे, कुछ अपने स्टमक को ही बाहर निकाल लेते हैं, चीज़ों को सड़ा गला करके फिर खा लेते हैं, कुछ बाहर ही सड़ा देते हैं, फिर उसका जूस लेते हैं, जूस वगैरह बना बना करके। ठीक है, तो इस तरीके का अलग अलग मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म से अगर आप हैबिटेट देखेंगे तो एक्सट्रीम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, ये वैसे लिख दिया गया है, बट एक में ही आ जाएगा ये एक्सट्रीम हैबिटेट या एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ भी एक कह सकते हैं हम। तो कैसे कैसे हैबिटेट होगा आपका, बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो जब हॉट टेम्परेचर पे कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो पाए जाएंगे उनको कहा जाएगा थर्मोफिलिक। ठीक है, थर्मोफिलिक मतलब कि वो ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर से रिलेटेड। कोल्ड टेम्परेचर जैसे पोल्स पे है, नेगेटिव टेम्परेचर, वहाँ पे अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे उसको क्राइसोफाइट्स कहा जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब भालू है वहाँ पे पाया जाएगा तो पोलर बियर कहा जाएगा उसको। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे तो क्राइसोफाइट्स कहे जाएंगे। ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत सारे हैबिटेट्स होते हैं, जैसे कोल्ड माउंटेन हो गया, मतलब ऐसे पहाड़ में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, डेसिडुअस फॉरेस्ट हो जाते हैं। ओशियंस हो जाते हैं, डीप ओशियंस मतलब जहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, वहाँ पे भी जहाँ पे लाइट भी नहीं पहुँच पाती है, वहाँ पे भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे। फ्रेश वाटर्स में पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे, लेक्स में पाए जाएंगे, आपके डेजर्ट में पाए जाएंगे, जहाँ पानी नहीं होता है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग्स में भी पाए जाते हैं, मतलब गरम गरम पानी अगर वहाँ बहुत ज़्यादा खौलता है तो वहाँ पे उस जगह भी पाए जाते हैं। अब कुछ जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देखोगे उनमें बहुत ज़्यादा ब्यूटी होती है, जैसे पिकॉक है। ब्यूटी का नाम आता है, सबसे पहले नाम आता है भाई पिकॉक, क्योंकि जो पंख खोलता है और फिर वो जो नाचता है वो अलग ही चीज़ होती है, देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है आँखों को। एक मर्मरेशन होता है, ये भी बहुत एक अच्छा प्रोसेस होता है। ईगल अटैक आप देखोगे, जैसे ईगल अटैक या फाल्कन अटैक होता है, ये बहुत तेज़ी से ऊपर से गिरते हैं। ईगल आता है और कुछ ही टाइम में जो है अपने पंजे से वो
पकड़ करके अपने प्रे को लेके चला जाता है। तो उसका देखना, फोकस करना और एकदम सटीक निशान लगा करके अपने प्रे को पकड़ना, ये एक बहुत ही अलग ही चीज़ होती है। जैसे आप BBC अर्थ वगैरह देखोगे, उनमें इस चीज़ को इतनी बेहतरीन तरीके से शूट किया जाता है कि देखने वाला भी कहता है कि मतलब क्या बढ़िया मैकेनिज्म है इन लोगों के अंदर। अब वैली ऑफ फ्लावर है, जैसे बर्थ जो है, आप देखोगे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बर्थ लेते हैं वो भी एक बढ़िया फील देता है, देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर है, फूलों की घाटियों के बीच में अगर हम जाते हैं देखो कितना अच्छा लगता है। जैसे चाइना में बहुत सारे हर साल जो है वैली ऑफ फ्लावर्स बनाए जाते हैं, फूल वगैरह उगाए जाते हैं। हमारे इंडिया में जैसे मुगल गार्डन है, वहाँ पे मुगल गार्डन्स में बहुत सारे फूल लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी देखने में अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। कोरल रीफ है, जो रंग बिरंगी चट्टानें होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है ये पानी के अंदर। ठीक है, ये भी देखने में बहुत रंग बिरंगी, बहुत ही अच्छी लगती हैं। अगलीनेस अगर देखोगे आप तो बहुत ज़्यादा बदसूरत भी चीज़ें होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे होते हैं जिनमें खूबसूरती नहीं होती है, डाइवर्स होते हैं। ठीक है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जिनमें लड़ाइयाँ होती है आपस में। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें कोऑपरेशन होता है। तो विद इन द पॉपुलेशन भी होता है। अगर विद इन द पॉपुलेशन अगर आपका हो रहा है तो आप देखोगे कि फिश में होता है। ठीक है, अमंग द पॉपुलेशन आप देखोगे तो फिश, ऑक्टोपस और क्रैब में आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी पॉपुलेशन अगर मिल जाती है तो उसको कहा जाता है कम्युनिटी। तो अमंग द पॉपुलेशन दैट मीन्स कि कम्युनिटी के बीच में आप देखोगे कि कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है। अलग अलग साइज शेप्स के होते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं, अलग अलग फंक्शंस होता है, मोड ऑफ फीडिंग अलग अलग होती है सबकी। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देखोगे ना, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है अंदर। तो नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं आगे की तरफ, तो टेक्निकली अगर हम देखें तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर में कि भाई ज़िंदगी है क्या, लाइफ क्या है, और ये लाइफ कैसे जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट करती है, कैसे कंपेयर किया जाए उसके बारे में बताती है। मतलब हमें इसमें पता चलेगा कि कैसे कोई चीज़ जो है ज़िंदा है, लिविंग है, और कैसे कोई चीज़ जो है नॉन लिविंग है, और लाइफ क्या है। तो इस चीज़ को हम टेक्निकल तौर पे इस चैप्टर के अंदर डील करते हैं। पर फिलोसफिकली अगर हम देखा जाए तो लाइफ क्या है, लाइफ का पर्पस को समझना ही लाइफ है एक तरीके का। ठीक है, फिलोसफिकली हम ये देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज़ लिविंग। कोई भी चीज़ है लिविंग है तो क्यों है। अब लिविंग है तो कोई ना कोई उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया ज़रूर होंगे। कोई भी चीज़ लिविंग है तो वही सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो लिविंग है या कोई भी चीज़ लिविंग नॉन लिविंग है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे आप देखोगे कि ग्रोथ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई लिविंग की। बट मैंने आगे क्रॉस लगा रखा है, मैं बताऊँगा कि मैंने क्रॉस क्यों लगा रखा है। दूसरा, रिप्रोडक्शन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई लिविंग की। अब भाई आप यही समझो कि ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन से ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेटाबॉलिज्म, जिसमें अब दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब मतलब काटना, काटना मतलब किसको काटेंगे, जो बड़ी बड़ी चीज़ें होगी, बड़ी बड़ी चीज़ों को काट करके छोटा कर देते हैं। और एनाबॉलिज्म क्या होता है कि भाई ऐड करना, ए फॉर एनाबॉलिज्म, ए फॉर ऐड, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करके बड़ी चीज़ें बना देना। तो ये दो प्रोसेस होते हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर। नेक्स्ट है एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट्स एंड रिस्पॉन्स अगेंस्ट इट। मान लीजिए कोई चीज़ आपके सामने है, आपको पता करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं है। आप उस पर चीज़ें डाल दोगे, एसिड डाल दोगे या हाथ से टच करोगे या कुछ भी जो पानी डालोगे, तो अगर वो हिलती डुलती है, वो अगर रिस्पॉन्स कर रही है जैसा आपने उसको एनवायरनमेंट दिया, उसके अगेंस्ट अगर उसने रिस्पॉन्स किया है तो आप कहते हो हाँ भाई ये लिविंग है। नहीं हिल रही डुल रही है, वैसी पड़ी हुई है, तो फिर आप कहते हो कि वो नॉन लिविंग है। ठीक है, तो वही चीज़ हो गई है। डेफिनेट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, एक कोई ना कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके अंदर। भाई सेल के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो आपको देखने को मिलेगा उसमें। सेल्फ रेप्लिकेटिंग और ऑर्गेनाइज, वो अपने आप ही रेप्लिकेट कर सकेगा, अपने आप को वो ऑर्गेनाइज कर सकेगा, ये उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। एबिलिटी अडेप्टिबिलिटी, तो मतलब कि कोई भी एनवायरनमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग वो अडेप्ट कर पाएगा। अगर अडेप्ट नहीं करेगा, आपको पता ही है नेचुरल सिलेक्शंस के थ्रू जो है वो एक्सटेंट हो जाएगी वो स्पीसीज, और अगर अडेप्ट कर लिया नेचुरल सिलेक्शन की तरह वो एवॉल्व हो जाएगी आगे चल करके। मूवमेंट और लोकोमोशन, वो हिलेगी डुलेगी या एक जगह से थोड़ा सा खिसकेगी विसकेगी। ठीक है, होम्योस्टेसिस मतलब कि वो अपना जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। बाहर अगर ज़्यादा गर्मी है तो वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, बाहर ज़्यादा ठंड है तो वो अंदर थोड़ा गर्म रहेगा, पर एक नॉर्मल एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करेगा या कांस्टेंट फिजियोलॉजी अपनी मेंटेन करेगा। इंटरेक्शन भी करेगा, इमरजेंस भी करेगा,
और दूसरे कई चीज़ें हैं जैसे कि आपका कॉन्शियसनेस होगा उसके अंदर, वो अपने आप को जान पाएगा कि वहाँ हिल रहा है डुल रहा है, उसको अपने बारे में पता होगा। ठीक है, परसेप्शन ऑफ इवेंट भी होगा। अगर ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स मानी जाती है कि अगर हम अपने मेमोरी में कुछ सोच रहे हैं तो उसको भी माना जाता है कि भाई ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही ये जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं जैसे कि आपका ग्रोथ और रिप्रोडक्शंस हो गया। ठीक है, ये एक यूनिक फीचर्स है। एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, ये भी यूनिक फीचर है। और माउंट टू रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्स करना, मतलब सेंस करना एनवायरनमेंट को और रिस्पॉन्स देना। तो ये एक यूनिक फीचर है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शंस, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट और अमाउंट टू रिस्पॉन्स। अब हम एक एक करेक्टरिस्टिक्स को उठाएंगे और हम देखेंगे उसको डिटेल में कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम उठाते हैं ग्रोथ को। तो देखिए ग्रोथ जो होती है, अगर हम बात करें ग्रोथ की, ग्रोथ जो है दो तरीके की होती है भाई। एक तो इंक्रीज इन मास होता है, एक इंक्रीज इन नंबर होता है। इंक्रीज इन मास का मतलब क्या है कि भाई कोई भी चीज़ है ऐसे एक छोटी सी है, ठीक है, ये आगे चल कर के जो है ये बड़ी हो गई, इसमें मास अंदर की तरफ से इंक्रीज़ हो गया, यहाँ मास बढ़ गया और मास बढ़ेगा फिर ये और बड़ी हो जाएगी। तो मास कैसे बढ़ा, सेल डिवीज़न होता रहा। ठीक है, बहुत सारा सेल डिवीज़न हुआ, ये इतना हो गया, और सेल डिवीज़न हो गया और बड़ा हो गया। तो यहाँ मास कहाँ से बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है भाई अंदर की तरफ से बाहर की तरफ, ऐसे 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 बढ़ रहा है अंदर की तरफ से बाहर की तरफ। ठीक है, एक तो ये हो गया ग्रोथ का पैटर्न। दूसरा इंक्रीज इन नंबर, भाई जैसे एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहता है, खाता पीता है, मोटा तगड़ा होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, 1 से 2 हो गया, फिर खाएंगे पिएंगे ये दोनों, 1 से 2 होंगे, 2 से 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आपको इंक्रीज इन नंबर के फॉर्म में ग्रोथ दिखेगी, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो प्लांट एंड एनिमल होंगे, उसमें आपको इंक्रीज इन मास की फॉर्म में दिखेगी ग्रोथ। तो ग्रोथ दो तरीके से होती है। ठीक है, तो चलिए देखिए ग्रोथ जो होगी, ग्रोथ हमेशा जो होती है वो किसकी वजह से होती है, ग्रोथ सेल डिवीज़न। अगर सेल डिवीज़न होगा तो ग्रोथ होगी, सेल डिवीज़न नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी, सिंपल सी बात है। अब सेल डिवीज़न जो होता है दोनों में ही होता है भाई, मल्टी सेलुलर में भी होगा, यूनिसेलुलर में भी होगा। मल्टी सेलुलर में कौन कौन से होते हैं, प्लांट में आप देखोगे प्लांट में भी सेल डिवीज़न होता है, एनिमल देखोगे एनिमल में भी सेल डिवीज़न होगा। प्लांट में जो सेल डिवीज़न होता है वो कंटिन्यूस होता है और उसकी पूरी ज़िंदगी भर चलता रहता है, थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, बट एनिमल के केस में ऐसा नहीं है, कुछ टाइम तक सेल डिवीज़न होगा, कुछ टाइम तक उसकी बॉडी इंटरनली जो है इंक्रीज मास होगा, फिर उसके बाद जो है सेल डिवीज़न स्टॉप हो जाएगा, ग्रोथ उसकी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, स्पेशल केस चलता है। फिर उसके बाद तो कभी चोट लग गई, वहाँ पर रिपेयरिंग चालू हो गई, वहाँ पर सेल डिवीज़न वगैरह चालू होता है, नई स्किन बन जाती है, फिर रुक जाएगी, फिर दोबारा कभी चोट लग गई उसको, फिर दोबारा से सेल डिवीज़न होगा, उस जगह का घाव भरेगा। तो ये एक सर्टेन एज तक जो है वो ग्रोथ होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो भी एनिमल्स के केस में, जैसे हम हो गए, ठीक है, प्लांट को छोड़ के, तो उसमें कुछ एज तक चलती है सेल डिवीज़न, ग्रोथ होती है, फिर रुक जाती है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, फिर उसके बाद स्पेशल केस में ही केवल होगा सेल डिवीज़न, जब कभी भी इंजरी विंजरी लग जाएगी या सेल में कुछ, मतलब कभी जैसे स्पर्म सेल बनते हैं उनमें डिवीज़न होता है। ठीक है, वो तो कंटिन्यूस है, जब रिक्वायरमेंट होती है तब वो बनता है। तो आप देखोगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे ग्रोथ हुई, इसमें इंक्रीज इन मास हो गई। ठीक है, ये एक टाइप की हो गई, ये केवल होगी मल्टी सेलुलर में। दूसरा आप देखोगे यूनिसेलुलर, जो हम देख रहे थे कि इंक्रीज इन नंबर होती है इसमें। ठीक है, नंबर में इंक्रीज़ होती है, और फिर कुछ टाइम बाद माइक्रोस्कोप में देखोगे 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। तो आप कहते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो रही है। केवल एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख करके आप बोल ही नहीं सकते कि ग्रोथ हो रही है, आपको पता ही नहीं चलेगा, वो उतना उसका साइज़ रहेगा उतना ही रहेगा। तो यहाँ इंक्रीज इन नंबर के फॉर्म में हम देखते हैं ग्रोथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केसेस में। अब इंक्रीज इन मास की अगर हम बात करें, जो मैंने ऊपर लिखा था, जैसे कि ग्रोथ के आगे मैंने क्रॉस लगा रखा था, अब वहाँ पे यहाँ पे हम वो डिस्कस करेंगे कि मैंने क्रॉस क्यों लगा रखा था। अब देखिए ग्रोथ के बारे में हमने देखा कि एक तो एक टाइप की होती है इंक्रीज इन मास, एक होता है इंक्रीज इन नंबर। तो इंक्रीज इन नंबर की अभी हम बात नहीं कर रहे, अभी हम केवल बात कर रहे हैं इंक्रीज इन मास। ठीक है, किस में होता है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। ठीक है, अब पर इंक्रीज इन मास अगर आप देखोगे तो लिविंग में होता है। ठीक है, जैसे प्लांट और एनिमल में हमने देखा अभी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिविंग जो होते हैं प्लांट और एनिमल, उनमें इंक्रीज इन मास के फॉर्म में ग्रोथ होती है। तो बॉडी मास और ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, मतलब कि बॉडी मास बढ़ता है और ग्रोथ जो होती है वो इनसाइड से होती है, मतलब अंदर जो कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अंदर की तरफ से जो है वो इंक्रीज इन मास होता है।
ठीक है, और ये बड़ा होता चला जाता है और फिर ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से बॉडी मास बढ़ता है और अंदर की तरफ से ग्रोथ होती है। बट आप अगर देखो यहाँ पे नॉन लिविंग के केस में भी, जैसे कोई माउंटेन है, ये ऐसे मान लो पहाड़ है, पहले छोटा है, टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई, टकराने पे क्या होता है, ये माउंटेन और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, फिर और दोबारा टकराएगी, फिर क्या होगा, माउंटेन और बड़ा हो जाएगा। इसमें किस तरीके की ग्रोथ हो रहा है, इसमें भी इंक्रीज इन मास की फॉर्म में ही ग्रोथ हो रहा है। तो हमने देखा यहाँ पे कि भाई नॉन लिविंग में भी इंक्रीज इन मास ग्रोथ हो रही है और लिविंग में भी ग्रोथ, इसमें इंक्रीज इन मास के फॉर्म में ग्रोथ हो रहा है। यानी कि इंक्रीज इन मास जो है वो दोनों के केस में होता है, लिविंग के केस में भी और नॉन लिविंग के केस में भी। तो इसलिए हम जो है कहते हैं कि ग्रोथ एक जो है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, अगर हम इंक्रीज इन मास की बात करें, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं एक स्पेशल केस होगा और उस स्पेशल केस में इस ग्रोथ को कंसीडर करा जाएगा कि भाई हाँ, ये जो ग्रोथ है वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेड ऑर्गेनिजम्स जो है वो कभी भी ग्रो नहीं करेगा। भाई कोई आदमी मर गया जिसके अंदर जो रिएक्शंस थी जो हो रही थी वो आ गई इक्विलिब्रियम स्टेट में, मतलब अब इक्विलिब्रियम हो गया, लेफ़्ट और राइट रिएक्शंस दोनों, जो लेफ़्ट और राइट साइड जो होती है रिएक्शंस की, वो दोनों की दोनों इक्विलिब्रेट हो गई। अब उसको ना एनर्जी देनी है ना एनर्जी लेनी है किसी भी रिएक्शंस को, ना उसमें कुछ बन रहा है ना उसमें कुछ घट रहा है। तो फिर भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डेड हो जाता है और डेड ऑर्गेनिज्म कभी भी ग्रो नहीं करता है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों के दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये एज इट इज़ ये लाइन आती है नीट के क्वेश्चंस में और ये बहुत बार इसकी हल्की फुल्की झलक आती है, कभी कभार ये एग्जैक्ट आ जाता है, ठीक है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, साथ साथ ये चलते हैं। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शंस की। चलिए तो देखिए रिप्रोडक्शंस का मतलब क्या होता है। भाई रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रोड्यूस करना, मतलब कोई चीज़ पहले थी उसी से ही नई चीज़ बनना, तो रिप्रोड्यूस करना, दोबारा से वो चीज़ बनना। तो रिप्रोडक्शंस आप देखोगे जब मल्टी सेलुलर में होता है तो क्या होता है, प्रोजेनी बनती है। तो ये मतलब आप देखोगे हल्की फुल्की मैच करती है, मतलब एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं होती है ये पेरेंट की, पर हल्का फुल्का ये मैच करती है अपने पेरेंट से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं भाई, एक होता है भाई एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट्स की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसमें एक पर्सन है वही अपने आप में ही जो है नया डेवलप कर लेता है, और जो नया डेवलप होती है प्रोजेनी वो एकदम बिल्कुल एक्जैक्ट कॉपी होती है, वो हूबहू अपने पेरेंट की तरह ही होगी, ठीक है। और दूसरा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं इसमें रिकम्बिनेशंस भी होता है, इसमें वेरिएशन भी आता है, और ये मोर और लेस जो है सिमिलर होती हैं बट एक्जैक्ट कॉपी नहीं होती हैं अपने पेरेंट से। तो अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एक ही तरीके का होता है, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलने के बाद हो जाता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे पहला टाइप आ गया इसका स्पोर्स, दूसरा टाइप इसका हो गया बडिंग, तीसरा हो गया ट्रू रिजनरेशन, चौथा हो गया फ्रेगमेंटेशन, पांचवा हो गया बाइनरी फ्यूजन। अगर स्पोर्स की बात करो तो आप देखोगे इसमें फंजाई जो होता है, फंजाई के अंदर इस स्पोर्स टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, फंजाई जो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होती है और फिर स्पोर्स के फॉर्म में स्प्रेड हो जाती है। दूसरा आप देखोगे बडिंग, एक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो यीस्ट और हाइड्रा में बडिंग होती है। मतलब होता क्या है, सिंपली देखो आप कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा उसके ऊपर छोटा सा एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएगा, फिर ये बाद में जो है यहाँ से डिटैच हो जाता है, डिटैच हो करके जा करके यहाँ पे गिर जाएगा ग्राउंड पे और फिर वहाँ पे वो जर्मिनेट हो जाएगा, वो फिर ये बड़ा बन जाएगा अपने आप ही, यहाँ से ये बड़ा बन जाता है। ऐसे ही हाइड्रा में होता है, भाई हाइड्रा है ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे ग्रो करके चला गया, ग्रो हुआ और फिर उसके बाद ये ऐसे ऐसे ग्रो कर जाता है, ठीक है। हाइड्रा गलत बना दिया, पेड़ की तरह बना दिया, पर ऐसे होता है, रफ डायग्राम बना दे रहा हूँ मैं। दूसरा होता है ट्रू रिजनरेशन।
जैसे प्लानेरिया होता है, या इसको ये एक फ्लैट वॉर्म्स है, ठीक है, प्लानेरिया, इसी में ही ट्रू रीजनरेशन होता है। भाई इसको काट दो आधा आधा और दोनों आधे आधे जो है वो पूरे पूरे बन जाते हैं बाद में। ऐसी फ्रेगमेंटेशंस होता है, जैसे फंजाई हो गया, इसमें होता है फ्रेगमेंटेशन। तो आपने देखा फंजाई में स्पोर्स के थ्रू भी होता है और फंजाई में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी होता है, इसलिए फंजाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया आपका, ठीक है। फंजाई में पूछा जाएगा किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और दे दिया जाएगा स्पोर्स और फ्रेगमेंटेशंस और बोथ, तो आपको बोथ लगाना है। फिलामेंटस एल्गी, इसमें भी आपका फ्रेगमेंटेशन होता है और प्रोटोनेमा ऑस्मोसिस, इसमें भी फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशंस के थ्रू होता है। नेक्स्ट है बाइनरी फिजन, ठीक है, कोई भी ऐसा है, ठीक है, आपस में एक इस तरीके से डेवलप हुआ, ठीक है, बाइनरी फिजन हो गया, बीच में से ही कट गया और ये दो में बन गया, ठीक है, बीच में से बराबर बराबर डिवाइड हो जाता है। अब देखो जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, कौन कौन से यूनिसेलुलर, जैसे बैक्टीरिया हो गया, भाई बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया, अमीबा हो गया, इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो सिनोनिम्स होता है विद ग्रोथ। तो इसमें या तो ग्रोथ कह लो या तो आप रिप्रोडक्शंस कह लो, दोनों का एक ही मतलब है। इसमें जो ग्रोथ होगी वो इंक्रीज इन नंबर की फॉर्म होगी। तो अगर मैं कहूँ कि ग्रोथ कह सकता हूँ, देखो ग्रोथ कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में या तो ग्रोथ कह लो या तो रिप्रोडक्शंस कह लो, इसमें दोनों के केस में होता है भाई इंक्रीज इन नंबर। इस केस को ज़रूर समझो आप कि क्या होता है, दोनों को एक चीज़ क्यों कही गई है। मान लो कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कह रहा हूँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है ही पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स है, ये कोई बैक्टीरिया है, मैंने एक बैक्टीरिया बना दिया इस तरीके से। अब इस बैक्टीरिया को आप कब तक देखोगे, देखते ही रहोगे, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। इसमें ग्रोथ कैसे देखते हैं हम कि भाई बैक्टीरिया के केस में हम देखते हैं कि भाई एक बैक्टीरिया है, 1 से 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से 8 हो गया, ठीक है। तो हमें कल्चर प्लेट पे कुछ ना कुछ हल्का हल्का ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। एक कल्चर प्लेट होगी, उस कल्चर प्लेट पे हल्का हल्का सा कुछ ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा वो ग्रो करता हुआ, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेल डिवीज़न हो गए, एक बैक्टीरिया से बहुत सारे बैक्टीरिया हो गए और वहाँ पे फिर वो हमें हल्का सा कलरफुल दिखाई देता है। जैसे ब्रेड पे आप देखोगे हरा हरा दिखाई देता है, तो यानी कि वहाँ पे एक ही वो है फंगस, वो फंगस में माइसेलियम बना हुआ। तो चलो फंगस छोड़ो, आप बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो 1 से 2 बना, 2 से 4 बन गए, 4 से 8 बन गए। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज इन नंबर हो रहा है और इसी इंक्रीज इन नंबर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ग्रोथ। भाई उसमें ग्रोथ हो रही है, मतलब जितना सेल डिवीज़न होगा उसको उतना ही ज़्यादा ग्रोथ होगी। हम माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के केस में ऐसा ही देखते हैं। और ये हो क्या रहा है एक्चुअली, जब इंक्रीज इन नंबर हो रहा है तो 1 से 2 बन रहे हैं, यानी कि ये यहाँ पर रिप्रोड्यूस भी हो रहा है। तो रिप्रोडक्शन भी हम कह सकते हैं यहाँ पे, इसलिए कहा गया है कि भाई ग्रोथ और रिप्रोडक्शंस दोनों के दोनों इक्वल हैं। कुछ भी कह सकते हो आप इसके केस में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के केस में, क्योंकि वहाँ ग्रोथ जो है वो देखी जाएगी इंक्रीज इन नंबर की फॉर्म में। और इंक्रीज इन नंबर का मतलब क्या है, 1 से 2 बनना। 1 से 2 बन रहा है तो ये ग्रोथ भी हो रही है और क्या हो रहा है, रिप्रोड्यूस भी हो रहा है, पेरेंट से प्रोजेनी बन रही है, ठीक है। तो इस केस में इसलिए कहा जाता है ये। तो ये डाउट आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। तो हमने 3 चीज़ देखी इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के केस में। भाई इंक्रीज इन नंबर हो रहा है, इंक्रीज इन नंबर हो रहा है तो ग्रोथ हो रहा है, और इंक्रीज इन नंबर भी हो रहा है यानी कि पेरेंट से प्रोजेनी बन रही है, तो ये रिप्रोडक्शन भी है। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे म्यूल है, स्ट्राइल वर्कर बीज है और इनफर्टाइल ह्यूमन है, ये आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अब हमने देखा कि रिप्रोडक्शंस होना तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जैसे मूल, स्ट्राइल वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी वो जिंदा है, बट फिर भी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भाई रिप्रोडक्शंस जो है एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकती लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, एक स्पेशल केस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होएगी।
तो हमने दो के केस में देखा, ग्रोथ और रिप्रोडक्शंस। ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकती, एक स्पेशल केस में ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होंगी। क्योंकि भाई देखो, वहाँ इंक्रीज इन मास हो रहा था, पहाड़ में भी। अब ग्रोथ कह रहे हो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी होती है पर नॉन लिविंग में भी हो रही है, पहाड़ भी अंदर से इंक्रीज इन मास हो रहा है, तो वहाँ पे तो ग्रोथ भाई कैंसिल हो गया। ठीक है, स्पेशल केस में ही बोला जाएगा। ऐसे ही यहाँ रिप्रोडक्शन में भी देख लो, कहा जाता है कि कोई भी पेरेंट जो है वो प्रोजेनी बनाएगा ही बनाएगा, रिप्रोड्यूस करेगा ही करेगा। बट यहाँ पे म्यूल स्ट्राइप वर्कर भी इनफर्टाइल ह्यूमन है, अपनी प्रोजेनी बना ही नहीं सकते। तो काय बात का रिप्रोडक्शन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो इस स्पेशल केस में जो है वो नहीं होएगा। बट कुछ स्पेशल केस होंगे जिसमें डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होएगा। अब नॉन लिविंग के केस में देख लें तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कभी रिप्रोड्यूस या रेप्लिकेट होता है? नहीं होता है, अपने आप नहीं हो सकता भाई। तो यहाँ सिंपल देखते हैं कि रिप्रोडक्शन केवल लिविंग में देखने को मिलेगा, पर लिविंग में भी आपका म्यूल स्ट्राइप वर्कर भी इनफर्टाइल ह्यूमन में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इसलिए स्पेशल केस में ही कहा जाएगा कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, अदरवाइज ये नहीं है, क्योंकि सब पे लागू नहीं हो रहा है ये। नेक्स्ट चलते हैं मेटाबॉलिज्म में। तो मेटाबॉलिज्म एक्चुअली होता क्या है? तो सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑकर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कहने का मतलब ये है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, जितने भी अलग अलग साइज के हो, अलग अलग शेप के हो, अलग अलग फंक्शंस को करते हो, वो कैटाबॉलिज्म हो या एनाबॉलिज्म हो, ठीक है, किसी भी तरीके का केमिकल रिएक्शन होता है, जितने भी केमिकल रिएक्शन उसके अंदर हो रहे हैं उसको ही उन सबको जोड़ जाड़ कर कहा जाता है कि भाई मेटाबॉलिज्म है ये। अब नॉन लिविंग के केस में देख लो, नॉन लिविंग में क्या मेटाबॉलिज्म होता है? बिल्कुल नहीं होता नॉन लिविंग के केस में। तो यहाँ पे कोई स्पेशल केस आया ही नहीं रहा है। मेटाबॉलिज्म मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिना देखे ही, अंधाधुंध। अब देखो, अगर जैसे रिएक्शन है, कोई लिविंग बॉडी के अंदर कोई भी रिएक्शन हो रही है, कुछ एंजाइम है, कुछ सबस्ट्रेट है, कुछ टेम्परेचर वहाँ पे चाहिए, कुछ एटीपी वगैरह कुछ भी चाहिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी रिएक्शन हो रही है उसको करने के लिए। अब वही सारे सबस्ट्रेट, एंजाइम्स और टेम्परेचर एक दे दिया, एक मीडियम वाटर बफर, जो कुछ भी चाहिए वो दे दिया, और सेम वही रिएक्शंस अगर हमने टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म कर दी, बाहर निकाल के लिविंग बॉडी के टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म कर दी, तो उस रिएक्शंस को लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे? तो हम कहेंगे कि वो एक लिविंग रिएक्शंस है, पर वो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में हो रही है, आर्टिफिशियल मीडियम में हो रही है। वो होगी तो लिविंग रिएक्शन, ठीक है, पर वो कहाँ हो रही है? आर्टिफिशियल मीडियम्स में। उसको एक आर्टिफिशियल मीडियम दिया जा रहा है जो कि एग्जैक्ट वैसा है जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है या किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर होता है। अब इसमें हमने देख चुके हैं कि भाई मेटाबॉलिज्म जो है एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें सोचना ही नहीं है। सोचना कहाँ पड़ता है? ग्रोथ और रिप्रोडक्शंस में। नेक्स्ट है एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट। अब देखो, एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, कौन सी है वो? कि परसेप्शन ऑफ इवेंट इन एनवायरनमेंट एंड मेमोरी। मतलब कोई भी इवेंट अगर हो रहा है हमारी मेमोरी में या हमारे आसपास, उस चीज़ को देखना, उस चीज़ को महसूस करना, ये परसेप्ट करना किसी भी इवेंट को, तो ये एक तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट्स की अब हम बात करते हैं। ये आपको देखना है, ये एक नई चीज़ है। ठीक है, परसेप्शन ऑफ इवेंट अगर आपके आसपास हो रहा है या आपकी मेमोरी में हो रहा है तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। नेक्स्ट जो है एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट में जो हम देखते हैं वो ये है कि आपका सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है। अब उसमें लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, साल्ट है, ऑर्गेनिजम्स है, या कुछ भी है, या हीट हो गई ज़्यादा। ठीक है, तो हम सेंस करते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा उसको सेंस करता है, और फिर उसके अगेंस्ट जो है, जो एनवायरनमेंट में जो चेंज आ रहा है या कुछ भी हो रहा है उसके अगेंस्ट वो फिजिकली, ठीक है, या तो वो भग जाएगा या तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, भग के जाएगा। ठीक है, केमिकली यानी कि वो कुछ केमिकल सिक्रेट करेगा जिससे वो बच जाए, या फिर केमिकल सिक्रेट करेगा उसको एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, बायोलॉजिकली तो कहीं ना कहीं वो इन 3 लेवल पे जो है रिस्पॉन्ड करेगा उस अगेंस्ट इस जो कुछ भी स्टिमुलस मिल रहा है उसे, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो अगर इस तरीके की चीज़ हो रही है तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की।
आप देखोगे कि जैसे कैसे कैसे किस तरीके को सेंस करता है एनवायरनमेंट, कुछ है जैसे कि फोटो पीरियड होता है वो रिप्रोडक्शंस को अफेक्ट करता है। जैसे कि कुछ सीजनल ब्रीडर्स होते हैं वो अपने आप ही महसूस कर लेते हैं कि भाई कहाँ कब जो है टेम्परेचर या दिन बड़े हो जा रहे हैं कि रातें छोटे हो जा रहे हैं, रातें बड़े हो जा रहे हैं, दिन छोटे हो जा रहे हैं, तो उस टाइम पे वो जो है ब्रीड करते हैं। जैसे कि प्लांट और एनिमल के केसेस में आप देखोगे कुछ सीजनल ब्रीडर होते हैं, जैसे सैल्मन मछली हो गई, उसको अपने टाइम का पता होता है। कुछ वेट करते हैं ज़्यादा गर्मी का, कुछ वेट करते हैं ज़्यादा ठंडी का, तो वो उस टाइम पे वो ब्रीडिंग करते हैं। ठीक है, पूरे साल भर खाते वाते रहते हैं, अपने आप को हट्टा कट्टा करते हैं और फिर वो इंतज़ार करते हैं ब्रीडिंग सीज़न आने का, और उस टाइम पे वो ब्रीड करते हैं। प्लांट भी ऐसी होते हैं, आप देखोगे फ्लावरिंग वगैरह कब होती है, गर्मी में होती है, नहीं होती है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कि पूरे ओवरऑल ईयर निकलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं और मोस्टली जो हो जाते हैं ज़्यादातर वो ठंडे टाइम, जब मतलब आपका दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती हैं, वो महसूस कर लेते हैं कि ऐसा टाइम आ गया है भाई अब फ्लावरिंग करो। ठीक है, तो उनको सीजनल ब्रीडर कहा जाता है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने आसपास की चीज़ों से अवेयर होता है, ये आप देखोगे वो अवेयर रहेगा अपने आसपास से। एक ह्यूमन एक ऐसा है जिसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस है, जिसको अपने बारे में पता है, वो अपने अच्छे बुरे को सोच सकता है, उसको कितना खाना है कितना नहीं खाना है, या 2-3 दिन भूखा रहना है, वो सोच सकता है, वो अपने आप को रेगुलेट कर सकता है उस हिसाब से। पर एनिमल के केसेस में आप देखोगे, माइक्रोऑर्गेनिज्म के केसेस में देखोगे आप, प्रीडेटर आया तो भगना ही है, ठीक है, शिकार मिल गया तो खाना ही है। ठीक है, वो अपने भूख को कंट्रोल नहीं कर सकता, मेडिटेशन नहीं कर सकता, अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकता, लिख पढ़ नहीं सकता, अपने आप को वो जान नहीं सकता। बट ऐसा केस आप देखोगे ह्यूमन के केस में नहीं है। ह्यूमन आप कुछ भी कर सकता है, उसको अपने बारे में अवेयर रहता है, वो ज़्यादा सीख भी सकता है, ज़्यादा कर भी सकता है, नए नए गैजेट्स बना सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। सबसे स्मार्ट ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे अगर आप देखा जाए तो ह्यूमन ही है। अब कोई ह्यूमन है, मान लीजिए कोई ह्यूमन है, वही उसका हो गया एक्सीडेंट होने के बाद क्या हो गया, उसका ब्रेन हो गया डेड, वो चला गया कोमा में, बहुत टाइम तक लेटा पड़ा है वो बेड पे। अब ब्रेन डेड हो गया तो वो लिविंग रहेगा या नॉन लिविंग रहेगा, बताओ आप मेरे को। ठीक है, वो लिविंग रहेगा क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर की फिजियोलॉजी तो चल ही रही है, कुछ केमिकल रिएक्शन तो हो ही रहा है, मेटाबॉलिज्म तो हो ही रहा है। तो कहीं कहीं पे कुछ कुछ चीज़ें नहीं होंगी, पर कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम मान लेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। हमेशा ऐसा तो नहीं है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशल केस आते रहते हैं भाई। कुछ करेक्टरिस्टिक्स नहीं मैच करेंगी, कभी कभार कुछ मैच कर जाएंगी, तो कुछ को ना कंसिडर करके कुछ को कंसिडर करके हम कह देंगे कि लिविंग है। अब नेक्स्ट चलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। तो देखो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो होता है भाई सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल से स्टार्ट होता है। ये आपका बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, जैसे मॉलिक्यूल मिल गए तो सेल ऑर्गेनेल्स बन गए, सेल ऑर्गेनेल्स मिल के तो फिर पूरा सेल बन गया, सेल मिल जाता तो टिश्यू बन जाता, टिश्यू मिलता है तो ऑर्गन बन जाता है, ऑर्गन मिलते हैं तो फिर आपका ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो फिर पूरी बॉडी बन जाती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड की। ठीक है, जितने भी देखिए आप अलग अलग तरीके के आप लाइफ फॉर्म आप आपस में अपने चारों तरफ जो है वो देखेंगे, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। मतलब जैसे कि अर्थ पे अगर आप पूरे पे घूमोगे तो आपको कुछ मतलब छोटे से लेके बड़े तक अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल जाएंगे। कुछ कम टाइम के लिए, कुछ ज़्यादा टाइम के लिए जीते हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ प्रेडेटर हैं केवल, कुछ हर्बीवोर्स हैं, ठीक है, कुछ ऑटोट्रॉप्स हैं। तो अलग अलग तरीके के आपको लाइफ फॉर्म्स दिखेगी। तो जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्पीसीज़ में वैरायटी बढ़ जाती है। मतलब मान लो मैं अपनी कॉलोनी में रह रहा हूँ, अभी मैं अपनी गली में रह रहा हूँ, मेरे को कम लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे, मेरे को बिल्ली दिखाई देगा, कुत्ता दिखाई देगा, कबूतर, कौवा, ज़्यादा से ज़्यादा चूहा, ये सब चीज़ें दिखाई देंगी। फिर जैसे ही मैं अपना एरिया बढ़ाऊंगा फिर मेरे को थोड़ा गाय भी दिखने लग जाएंगी, मेरे को भैंस भी दिखने लग जाएंगे रोड पे, ऊँट चलता हुआ दिखेगा, हाथी चलता हुआ दिखेगा, कभी कभार आप देखते हो। फिर मैं और अपना एरिया बढ़ाऊँगा तो जंगलों में मुझे शेर भी दिखेगा, ठीक है, मुझे जिराफ भी दिखेंगे। मैं जू में चला जाऊँगा तो जू में मेरे को अलग अलग चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। फिर अर्थ के लेवल, पूरे अर्थ में इधर उधर अलग अलग स्टेट में जाऊँगा तो मुझे और भी अलग अलग स्पीसीज दिखाई देंगी। ऐसी स्पीसीज दिखाई देंगी जो इंडिया में नहीं दिखती हैं पर वो बाहर हैं, ठीक है। कुछ डायनासोर के अवशेष भी दिख जाएंगे मेरे को, ठीक है, हड्डी वड्डी वो सब भी दिखेगा मेरे को।
तो जैसे हम एरिया बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्पीसीज़ डाइवर्सिटी भी बढ़ती चली जाती है, स्पीसीज़ वैरायटी भी बढ़ती चली जाती है। तो स्टैंडर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई हमें एक स्टैंडर्ड नेमिंग की क्यों ज़रूरत पड़े, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टैंडर्ड नेमिंग क्यों करनी है हमें। लिविंग ऑर्गेनिज्म है कुछ भी नाम रख दो, क्या फ़र्क पड़ता है, बट ऐसा नहीं है। अब जब इंटरनेशनल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे हम जब देखते हैं तो एक ही नाम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो कोई प्लांट है जैसे इंडिया में मिलता है, उसका हमने कुछ नाम रख दिया, ठीक है, जैसे धतूरा रख दिया या फिर भांग रख दिया, मान लो भांग हमने नाम रख दिया किसी एक प्लांट का। अब यहाँ पे कोई आता है, उसके वहाँ पे कुछ और नाम बोला जाता है, वो यहाँ पे आके वो नाम बोलेगा भाई मेरे को ये प्लांट चाहिए, मेरे को कैसे पता चलेगा कि वो भांग के बारे में बात कर रहा है। तो एक साइंटिफिक नेम रखा जाता है कि भाई अगर वो आदमी वहाँ से आया है, यहाँ पे उसको कोई प्लांट ढूंढना है, या यहाँ से कोई आदमी वहाँ गया है उसको प्लांट ढूंढना है, तो ये एग्जैक्ट नाम बताए, उसको उस नाम के अकॉर्डिंग पता चल जाए ये इस पेड़ के बारे में बात कर रहा है। तो इसलिए नेमिंग रखी गई, एक कॉमन नेम रखा गया, साइंटिफिक नेम रखा गया, ताकि उस पेड़ को वर्ल्ड लेवल पे हर जगह जो है उस कॉमन नेम से जाना जाए, ताकि जब कभी स्टडी करनी हो प्लांट की या वो प्लांट खोजना हो या उस पर रिसर्च वगैरह करती हो तो जाकर के कोई एक रेफरेंस दे कि भाई ये नाम है, ढूंढ के दे दो, तो वो उसको वहाँ से मिल जाए, एक लोकल लोकेलिटी से कहीं से भी। ठीक है, अब जब नोमेनक्लेचर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें चीज़ें होती हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन होता है, नोमेनक्लेचर होता है और सिस्टमेटिक्स, तो ये अलग टर्म है उससे, ठीक है। तीन चीज़ें होती है, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। तो देखिए इसमें हम देखते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक। फंडामेंटल कैरेक्टर्स क्या मतलब, जो देखते ही एकदम हम पहचान लें, जैसे हाथी है, लंबी सूंड है, 4 पाँव हैं, मोटे मोटे से होते हैं, ठीक है, 2 दांत होते हैं जो कि उसके सूंड के बगल से निकलते हैं, एक फंडामेंटल कैरेक्टर हो गया, ठीक है। उसके फंडामेंटल कैरेक्टर्स में सिमिलरिटी और डिफरेंस के बेसिस में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक पर्टिकुलर कैटेगरीज में डाल देना कि भाई ये इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसमें अगर 4 पाँव होंगे, सूंड होगा, 2 दांत होंगे, इस तरीके के बड़े बड़े कान होंगे, तो इसकी कैटेगरी क्या होगी, इसकी कैटेगरी होगी भाई एलिफेंट में डाल दो इसको। तो ये एक तरीके का क्लासिफिकेशन होता है, अलग अलग ग्रुप डाल दिए। जैसे कि मान लो हमने एक गोला लिया, एक ट्रायंगल लिया, एक स्क्वायर लिया, अब और इस तरीके से बहुत से लिए, गोले बहुत सारे हैं, बहुत सारे ट्रायंगल हैं, बहुत सारे स्क्वायर्स हैं, तो हम क्या करेंगे भाई गोले 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 में डाल देंगे सब, ठीक है, यहाँ पे गोले गोले आ गए। और दूसरे वाले में क्या करेंगे, हम स्क्वायर स्क्वायर डाल देंगे, और तीसरे में हम ट्रायंगल ट्रायंगल डाल देंगे। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया क्लासिफिकेशन, भाई ग्रुपिंग कर देना बस सिमिलरिटी और डिफरेंस की बेसिस पे, या तो सिमिलरिटीज़ की बेसिस पे कर दो या डिफरेंस। तो हम यहाँ सिमिलरिटी भी देख रहे हैं ना, और देख रहे हैं कि गोला अलग है और ये ट्रायंगल अलग है, तो सिमिलरिटी भी देख रहे हैं और डिसिमिलरिटीज़ भी देख रहे हैं। तो उसके बेसिस पे हमने जो है एक फंडामेंटल कैरेक्टर हमने पहचाना, सिमिलरिटी डिफरेंस की बेसिस पे उसको अलग अलग कैटेगरी में हमने अरेंज कर दिया। तो यही होता है क्लासिफिकेशन। दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशंस। तो हम इसमें आइडेंटिफिकेशन में आइडेंटिफाई करते हैं भाई उसकी सही जगह कहाँ पर है, कहाँ पे उसको रखना है। जैसे किंगडम, फैलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इसमें हम रखते चले जाते हैं अलग अलग टेक्सोन में कि भाई उसका फाइलम किंगडम क्या होगा, फाइलम क्या होगा, क्लास क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, फैमिली क्या होगी, स्पीसीज क्या होगी, आइडेंटिफाई करते गए, एग्जैक्ट प्लेसेस पे उसको रखते चले गए, उसका क्लासिफिकेशन कर दिया। नोमेनक्लेचर क्या होता है भाई, उसको साइंटिफिक नेम देना, ठीक है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर आपने देखा है, 2 नेम ज़्यादातर हम मोस्टली यूज़ करते हैं, जेनरिक और स्पीसीज़ का नाम, ठीक है। जीनस और स्पीसीज़ 2 चीज़ों को मिला करके एक बायनोमियल नोमेनक्लेचर बनता है। साइंटिस्ट का नाम जोड़ना है तो स्पीसीज़ के बाद में जोड़ दो, सब स्पीसीज़ का नाम जोड़ना है तो स्पीसीज़ के बाद में जोड़ दो। तो ये चीज़ें होती है। अब सिस्टमेटिक्स क्या होता है, सिस्टमेटिक्स का मतलब होता है कि भाई किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमेटिकली अरेंज करना, जिसमें इंक्लूड होता है भाई उसको आइडेंटिफाई करो, उसका नामकरण करो, उसको उसके ग्रुप में क्लासीफाई कर दो, ठीक है, जहाँ पे जो कोई भी उसका प्लेस है उसमें ऐड कर दो, ठीक है, और उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी देखो, तो इसको कहते हैं सिस्टमेटिक्स। तो नेक्स्ट हम चलते हैं टेक्सोनॉमी में। भाई टेक्सोनॉमी मतलब कि भाई अलग अलग टेक्सोन के अंदर उनको घुसेड़ देना लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। भाई तेरा ये टेक्सोन है मतलब तेरा ये ग्रुप है, मतलब तेरी ये रैंक है, तेरा ये लेवल है, तेरा ये रैंक है, तेरा ये ग्रुप है, तेरा ये लेवल है, तेरा ये टेक्सोन है, तो उसको अलग अलग जो है ग्रुपिंग में डिवाइड कर देना। ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। तो करेक्टरिस्टिक्स के आधार पे जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अलग अलग
टैक्सॉन के अंदर जो है क्लासीफाई किया जाता है। टैक्सॉन होता है एक ग्रुप की बात अगर हम कर रहे हैं, और टैक्सा का बात होता है कि मतलब बहुत सारे ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है वो, जिनके बेसिस पे हम किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। देखिए आपका एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो जाता है, बाहर से मॉर्फोलॉजी आप देखोगे कैसा कैसा दिखता है। जैसे हाथी के बारे में बात करी हमने, क्या 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 दिखता है बाहर से, उसकी सूंड दिखती है, दो कान दिखेंगे बड़े बड़े, 2 दांत दिखेंगे, 4 पैर दिखेंगे मोटे मोटे से, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे उसकी एनाटॉमी हो गई, एनाटॉमी में उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कैसा सिलोमिक बॉडीज़ है उसकी, ठीक है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर, सेल का कैसा कैसा स्ट्रक्चर है, डेवलपमेंटल प्रोसेस उसका कैसा है, और इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन भी कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हैबिटेट वगैरह है उसके आधार पे भी, और दूसरी भी कई चीज़ें होती है जैसे इवोल्यूशन हिस्ट्री है वो भी कंसिडर करी जाती है। और फिर उसके बाद में जो है टैक्सोनॉमी करी जाती है। टैक्सोनॉमी मतलब वही आपका सही तरीके से उसको अरेंज करना। तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं टैक्सोनॉमी में, देखिए करेक्टराइजेशन होता है। पहले भाई उसके करेक्टरिस्टिक्स हमने देख ली, क्या 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 चीज़ें हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स देख ली, मतलब मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली, सेल स्ट्रक्चर देख लिया, अलग अलग इवोल्यूशनरी रिलेशन देख ली। करेक्टराइजेशन से हम पहचान गए वो है क्या चीज़, ठीक है। आइडेंटिफाई हो गया उसका प्लेस कि उसको कहाँ पे अरेंज करना है। फिर ग्रुपिंग कर दी, उसको उस ग्रुप में डाल दिया, डालने के बाद उसका नाम दे दिया एक। तो ये एक बेसिक प्रोसेस है किसी भी टैक्सोनॉमी का। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की की। चलिए, टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो होती है आपका स्टार्ट होती है किंगडम से, ठीक है, फाइलम, उसके बाद आता है एनिमल के केस में फाइलम होता है और डिवीज़न होता है प्लांट के केस में किंगडम, फाइलम, क्लास होती है फिर, ठीक है। फिर उसके बाद क्लास के बाद आता है आपका ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आता है फैमिली। अच्छा, ये एक केस है जो ट्राइब्स है वो पूछा जाता है नेट के क्वेश्चंस में। तो ट्राइब्स हमेशा जो होती है वो आएगी फैमिली के बाद। तो ये तो आपको याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। और डिवीज़न किसके केस में होता है, प्लांट के केस में। तो जब कभी प्लांट का केस होगा तो फिर आपका आएगा डिवीज़न, उसमें आपको फाइलम ने दिया होगा। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये तो होता आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार होता तो फाइलम है, हमने तो फाइलम ही सुना है, ये डिवीज़न कहाँ से आ गया। फाइलम और डिवीज़न होता है एनिमल और प्लांट के केसेस में, ये हम अलग अलग लिखते हैं। एनिमल हो गया तो फाइलम लिख देंगे, और प्लांट हो गया तो डिवीज़न लिख देंगे। और ट्राइब्स जो होता है वो फैमिली के बाद में होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो देखें, अगर हम नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो इसको कहा जाता है असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इतना समझ गए आप। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, यानी कि जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज में, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा होती चली जाती है, ठीक है। और इसके ही अपोजिट अगर हम ऊपर देखेंगे तो सिमिलैरिटीज़ कम होती चली जाती है। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन होता है करेक्टर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हमें पता चल जाते हैं कि ये करेक्टर्स हैं। और यहाँ पे करेक्टर जनरलाइजेशन फॉर्म में होता है, जनरल फॉर्म में, कि भाई ये है, ये है, ये है, और यहाँ पे ये है, और ये भी है, और ये भी है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन होता चला जाता है, ठीक है। एक चीज़ हो गई। यहाँ पे जो है जितनी ज़्यादा हमें सिमिलरिटीज़ मिलेंगी, जितने ज़्यादा हम बारीक, जितने ज़्यादा हम डीप जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, रिलेशनशिप्स एक ऑर्गेनिजम्स का दूसरे के साथ बताना ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए, तो ईजीनेस हो जाती है। यहाँ पे जबकि ऊपर अगर हम जाएँ, यहाँ पे सिमिलरिटीज़ कम हो जाती है, तो यहाँ पे लेस कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, रिलेशनशिप बताना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एक मिनट। तो ये वाला, हाँ देखिए, रिलेशनशिप बताना बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल हो जाता है अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मेंबर शेयर मोर कॉमन कैरेक्टर। अब हम जब नीचे आते हैं ज़्यादा सिमिलरिटीज़ मिलती हैं, ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे टैक्सॉन के बीच में, ठीक है। और अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे जहाँ पे जनरलाइजेशन होता है तो लेस कॉमन कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो नीचे जितना हम आते हैं वहाँ पे क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है, और ऊपर की तरफ जाते हैं क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा,
ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर आ जाता है, दिया जाता है कि आप मतलब अलग अलग, वो मैं क्वेश्चन भी करवाऊँगा इसके बाद में, ठीक है, बट जैसे दे दिया जाता है स्पीसीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, इस तरह के दे दिया जाए। फिर थोड़ा सा एक और बी पार्ट जो होता है उसका, उसी क्वेश्चन का, उसमें कुछ और दे दिया जाता है, उसमें कुछ और पहचानना होता है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, इस तरीके से दे दिया जाएगा। तो अब देखते हैं कुछ जैसे कि मैन है, इसका कॉमन नेम ये हो गया मैन, हम कहते हैं नॉर्मली, ठीक है। होमो सैपियंस, मैन नहीं होना चाहिए वैसे तो, होमो ह्यूमन होना चाहिए, ठीक है, ह्यूमन होना चाहिए, उसका होमो सैपियंस है बायोलॉजिकल नेम। जीनस क्या है, होमो। फैमिली कौन सी है, होमिनिडी। आपको फैमिली हमेशा ऐसे दिया जाएगा जिसमें एंड में DAE होता है, ACAE होता है, ठीक है। प्लांट्स के केसेस में ACAE इस तरीके का देखने को मिलेगा, ह्यूमन के केस में DAE इस तरीके का देखने को मिलेगा। फिर ऑर्डर जो होता है वो प्राइमेटा होता है इसका, ये आपको ध्यान रखना है। मैन का तो ध्यान रखना है कि भाई, क्योंकि मैन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैन, मैंगो ये इम्पोर्टेंट है। और वैसे तो है सारे इंपॉर्टेंट, पर मैन और मैंगो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास जो है मेमलिया हो गई और ये कॉर्डेट हो गया, ठीक है। हॉर्स फ्लाई म्यूस्का डोमेस्टिका होता है, इसका जेनस जो हो गया म्यूस्का हो गया, सेकंड नेम जो हो गया डोमेस्टिका वो स्पीसीज हो गई, ठीक है। इसकी फैमिली म्यूसिडेई हो गई, ठीक है। एम से ही याद रह जाएगा आपको, अगर म्यूस्का याद हो गया तो म्यूसिडेई हो गई, होमो याद हो गया होमिनिडेई हो गई, ठीक है। डिप्टेरा होता है, इंसेक्टा एक इंसेक्ट है ये, ठीक है। इंसेक्ट कैसा है ये, आर्थ्रोपोडा है। ऐसी मैंगो है, मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका कहा जाता है, जीनस मैंजीफेरा हो गया। और इसका जो होता है फैमिली जो होती है एंड की DACAE होती है, और ऑर्डर होता है सेपिंडेल्स। और डाइकोट वाला प्लांट है तो डाइकोटिलेडोनेई हो गई इसकी क्लास, और एंजियोस्पर्म हो गया इसका फाइलम, सॉरी डिवीज़न हो गया क्योंकि ये प्लांट है। फाइलम आपका एनिमल के केस में होगा। वीट है, और सॉरी हाँ मैंगो है ये, मुझे लगा हाउस फ्लाई है, सॉरी ये मैंगो है, प्लांट है तो डिवीज़न ही रहेगा, ठीक है। इस केस में ये जो है, इन दोनों केस में ये फाइलम हो जाता है, ये डिवीज़न हो गया, इस केस में ये डिवीज़न हो जाता है। और अगला क्या है, वीट है, ये भी प्लांट है तो इस केस में भी ये डिवीज़न ही हो जाएगा। तो एंजियोस्पर्म हो गया, क्लास उसकी मोनोकोटिलेडोन्स हो गई, ठीक है। ऑर्डर हो गया पोएल्स, और फैमिली पोएसियाई, ट्रिटिकम, एस्टिवम इसका स्पीसीज हो गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अगर कन्फ्यूज़न है तो आप दोबारा से रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। और अगर कुछ भी फिर भी डाउट हो जाता है तो आप मेरे टेलीग्राम पे या फिर आप व्हाट्सअप कम्युनिटी में मेरे को एक मैसेज डाल सकते हो कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम स्पीसीज़ की बात करते हैं, सबसे लोवेस्ट जो यूनिट होती है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। हम ये असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग में जाएंगे, ठीक है, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे हम, स्पीसीज से जीनस फिर आगे तक ऊपर तक चलेंगे, ठीक है, किंगडम तक, स्पीसीज से लेकर के किंगडम तक। तो देखिए स्पीसीज़ क्या होता है, इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, और ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जिनमें सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होता है। मतलब मान लो जैसे कि हाथी है, ठीक है, तो हाथी में क्या है, दो सूंड होंगे, दो दांत होंगे, एक सूंड होगा, चार पैर होंगे और दो बड़े कान होंगे। एक हाथी हो गया, एक और हाथी हो गया, एक और हाथी हो गया, एक और हाथी हो गया, और उन सब तो हम कह देंगे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैं और में सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। और वो क्या कर सकते हैं, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हो, जो कि आपस में इंटरब्रीड भी करेंगे। इंटरब्रीड करेंगे तो कैसा, एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, ठीक है। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या, एक ऐसा ऑफस्प्रिंग बनाएंगे जो आगे जा कर के दोबारा से रिप्रोड्यूस करेगा और अपने जैसा एक और ऑफस्प्रिंग बनाएगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंजीफेरा इंडिका है। मैंजीफेरा जो एक नाम है वो है जीनस का नाम, और ये जो इंडिका है ये स्पीसीज़ का नाम है। जैसे मैंगो आप देखोगे तो बहुत सारे, जैसे क्या दशहरी होता है, एक मैंगो हो गया दशहरी, एक हो गया लंगड़ा, एक हो गया चौसा। आप देखते हो ना इस तरह आम, तो चौसा अपने आप में एक अलग स्पीसीज़ है, लंगड़ा अपने आप में है, और दशहरी अपने आप में एक स्पीसीज़ है तो सारे आम ही, पर एक जैसे कौन कौन से हैं, दशहरी एक जैसा हो गया, लंगड़ा एक जैसा हो गया, चौसा एक जैसा हो गया, तो ये स्पीसीज़ हो गई। ऐसी सोलेनम ट्यूबरोसम देखोगे, सोलेनम तो बहुत सारे होते हैं,
नाइग्राम मेलोनजाना होता है, ये छोटे छोटे बैगन के तरीके खट्टे खट्टे से होते हैं मेलोनजाना। नाइग्राम होता है, ट्यूबरोसम होता है, ठीक है। तो अब ट्यूबरोसम, नाइग्राम और मेलोनजाना जो हो गया, ये एक तरीके का आपका स्पीसीज हो गई। ऐसे आप देखोगे पैंथेरा, पैंथेरा आपका जीनस हो गया। लियो आपकी अलग स्पीसीज हो गई। टाइगर वाली टाइगरिस अलग अलग स्पीसीज हो गई। और ओंका जो हो गया जैगुआर, ये अलग स्पीसीज हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे, आप समझ गए होगे। आप स्पीसीज, आप मैंगो के एग्जाम्पल ले लो, उससे आप समझ जाओगे कि स्पीसीज कैसे होती है। जैसे आलू आलू अलग अलग हो गए, ठीक है। बैगन बैगन अलग हो गए, ठीक है। सोलेनम है तो सोलेनम ही। ऐसी पैंथेरा, पैंथेरा में लायन लियो लियो अलग हो गए। टाइगर टाइगरस अलग हो गए, टाइगर टाइगर। और जगुआर जगुआर अलग हो गए। जगुआर का एक अलग ग्रुप बन गया तो ये स्पीसीज हो गई। टाइगर का एक अलग ग्रुप बन गया, ये स्पीसीज हो गई। लियो का अलग ग्रुप बन गया, ये एक अलग स्पीसीज हो गई, ठीक है। आपस में इंटरप्रेट कर सकते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं। अब टोटोनियम्स क्या होता है भाई? टोटोनियम्स होता है कैटला कैटला, मतलब कि कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसका जीनस नेम और स्पीसीज नेम सेम हो जाए, ठीक है, उसको कहा जाता है कि ये टोटोनियम्स है। जैसे कैटला ही जीनस हो गया और कैटला ही स्पीसीज हो गया, दो नेम सेम रिपीट हो गए तो ये टोटोनियम्स हो गया। अब स्पीसीज के बारे में बात करें तो स्पीसीज को क्या कहा जाता है? स्पीसीज जो है रियल बेसिक और बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, दोनों चीज़ कह सकते हो। सबसे छोटी इकाई क्लासिफिकेशन की या रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, असली जो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो आपकी होती है स्पीसीज। बायोलॉजिकल कोहेसिव यूनिट होती है ये, ठीक है। और ट्रू स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। ट्रू स्पीसीज पाई जाएंगी मतलब इसका क्या होता है कि वो आपस में इंटरब्रीड कर पाएंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है स्पीसीज के बारे में ये चीज़ें हो गई। अब जीनस हमने देख ही चुके हैं कि जीनस क्या होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम स्पीसीज से असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे ना, स्पीसीज हो गया, जीनस हो गया, फैमिली हो गया और क्लास हो गया, और फिर उसके बाद आपका फाइलम हो गया, किंगडम, फाइलम, ये सब आगे चलते हैं ना जब जैसे हम, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कॉमन करेक्टर्स जो होंगे वो कम होते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो जीनस क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज हैविंग कॉमन करेक्टर, मतलब ऐसे स्पीसीज का झुंड जिनमें कॉमन करेक्टर होता है इन कंपेयर टू अदर जनरा स्पीसीज, दूसरे जनरा के जो स्पीसीज है उसके मुकाबले। जैसे कि अब मान लो जीनस है सोलेनम और ऐसे ही जीनस है पैंथेरा, पर ये वाला जो जीनस है, ठीक है, पोटैटो और ब्रिंजल इसमें पाए जाते हैं, इनमें कॉमन करेक्टरिस्टिक्स है। इस वाले जीनस में, सोलेनम वाले में, इनमें कॉमन करेक्टरिस्टिक्स है पोटैटो और ब्रिंजल में, ये दोनों सोलेनम में आ गई इसलिए। और लियोपार्डस और टाइग्रिस ये अलग अलग स्पीसीज़ हैं, ठीक है। इन स्पीसीज़ के ग्रुप जो हो गया इसको भी जीनस कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कि कॉमन करेक्टर्स जो होंगे एक जीनस में, दूसरे स्पीसीज़ के जीनस में इनमें डिफरेंस होगा। एक जीनस दूसरे जीनस से डिफरेंस होगा, पर जो खुद में ये अपने आप में ये जीनस है पोटैटो ब्रिंजल, इनमें कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है। तो इसमें खुद में कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होगी, पर ये आपस में जो होगा ये इनमें कॉमन करेक्टरिस्टिक्स बहुत ही कम मिलेंगी आपको देखने में। तो आपस में इसलिए इसका अलग ग्रुप बन गया, इसका अलग ग्रुप बन गया। भाई आलू और ब्रिंजल अलग हो गया स्पीसीज़, इनको सोलेनम नाम दे दिया गया और इनको जो है अलग नाम दे दिया गया, पैंथेरा, लियोपार्डस और टाइग्रिस, ये अलग अलग हो गए। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग, जैसे एक जीनस के बारे में अगर मैं बात करूं, अलग अलग स्पीसीज उनके अंदर होंगी पर उनमें कुछ ना कुछ कॉमन करेक्टर होगा, तो वो एक जीनस हो गया। बट वही जीनस दूसरे जीनस से अलग होगा, क्योंकि उसके अंदर जो अलग अलग स्पीसीज है उनके अंदर तो कॉमन करेक्टर होगा, पर वो इस वाले जीनस से अलग होगा। जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे एक स्पीसीज ये हो गई, एक स्पीसीज ये हो गई, एक स्पीसीज ये हो गई, तो ये जीनस 1 हो गया, इनमें कॉमन करेक्टर्स आ गया, तो ये स्पीसीज अलग अलग होने की बावजूद भी ये एक जीनस के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं कुछ कॉमन करेक्टर्स के बेसिस पे। ऐसे ही कुछ जीनस, एक ग्रुप और बन गया स्पीसीज़ का, इनमें भी स्पीसीज़ अलग है। तो
ये बन गया जीनस 2, यह अलग ग्रुप बन गया। इसमें भी स्पीसीज अलग अलग है बट इसमें कुछ कॉमन करेक्टर है, इसलिए इनका एक अलग ग्रुप बन गया। तो ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, अपने अपने कॉमन करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, पर स्पीसीज इसमें डिफरेंट डिफरेंट है। इनमें भी कॉमन करेक्टर है पर स्पीसीज इसमें डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, और आपस में ये दोनों भी डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि ये ग्रुपिंग अलग स्पीसीज़ की है और ये ग्रुपिंग अलग स्पीसीज़ की है। आप यहाँ समझ रहे हो ना। सोलेनम जो है वो पोटैटो ब्रिंजल आ गया, अलग अलग स्पीसीज़ हैं बट कुछ कॉमन करेक्टर्स होने की वजह से पोटैटो ब्रिंजल को सोलेनम एक जीनस में डाल दिया गया। वैसे ही लियोपार्दस और टाइग्रिस अलग अलग स्पीसीज़ हैं, बस कुछ कॉमन करेक्टर्स होने की वजह से कि बिल्ली जैसे दिखते हैं ये, इनको पैंथेरा में डाल दिया गया। ठीक है, बट आपस में ये दोनों जीनस अलग अलग है। अब आगे चलते हैं, हम फैमिली के बारे में देखते हैं क्या है। अब इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा, उसमें क्या है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज जिनमें कॉमन करेक्टर्स दिखते हैं। अब इसमें ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा, अलग अलग जीनस जिनके अंदर सिमिलैरिटी हो बट वो कम सिमिलैरिटीज़ होती है इनके अंदर जीनस और स्पीसीज से। अब हम ऊपर बढ़ गए ना तो इनमें कम सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो फैमिली, फैमिली से नीचे क्या होता है जीनस। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड, आपस में मिलते जुलते जीनस का एक ग्रुप बना देते हैं तो उसको कहा जाता है फैमिली। जैसे सोलेनम हो गया, पेटूनिया हो गया, धतूरा हो गया, ये आपस में एक जैसे दिखते हैं जीनस, तो जीनस का ही एक ग्रुप बन गया, उसको नाम दे दिया सोलेनेसी, तो ये बन गई फैमिली। ऐसे पैंथेरा और फेलिस एक जैसे ही दिखते हैं तो इनको एक ग्रुप में डाल दिया गया, उस ग्रुप का नाम दे दिया फेलिडी, तो ये बन गया फैमिली। ऐसी डॉग है और दूसरे भी होते हैं जैसे वॉल्फ वगैरह होते हैं, ये भी उसमें आ जाती हैं, तो कैनेडी नाम दे दिया गया क्योंकि इनमें जीनस में सिमिलरिटी थी। अब ऊपर जाएंगे तो फैमिली में जो सिमिलरिटीज़ होगी उनको आपस में ग्रुपिंग कर देंगे तो वो बन जाएगा ऑर्डर। जैसे कि अब आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर, ऑर्डर जाते हैं तो ऑर्डर के नीचे क्या आता है, ऑर्डर के नीचे होता है फैमिली। तो फैमिली जब सिमिलरिटीज़ होती हैं, कुछ फैमिलीज़ के अंदर सिमिलरिटीज़ होती हैं, उन सारी फैमिली को उठा करके एक ग्रुप में डाल दिया जाता है। जैसे कि कोल्वुनेसी और सोलेनेसी, ये दो अलग अलग जो है फैमिली है पर इन फैमिली में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं तो इसकी ग्रुपिंग कर दी गई, भाई इन दोनों को एक साथ रख दो। इस ऑर्डर को कहा जाता है पॉलीमोनियल्स। तो इसको करेक्टरिस्टिक्स, इसको ऑर्डर को बनाया गया है फ्लोरल और वेजिटेटिव करेक्टर्स के बेसिस पे। ऐसे ही देखिए फैलिडी है और कैनेडी है, दो अलग अलग फैमिली थी पर उसमें कुछ कॉमन था तो इनको उठा करके ग्रुपिंग कर दी गई और उसको बना दिया कार्निवोरा, कार्निवोरस, भाई मांस वास खाते हैं। अब देखो ऑर्डर के ऊपर आ गया क्लास, क्लास के नीचे क्या था ऑर्डर, यानी कि अब ऑर्डर जो एक जैसे होंगे उसका एक ग्रुप बना दिया जाएगा और उसको कह दिया जाएगा कि भाई ये क्लास है। जैसे कि आपका ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर जिनके अंदर सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, जैसे कि प्राइमेटा और कार्निवोरा, काफ़ी हद तक इनमें सिमिलरिटीज़ थी। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्डर को जोड़ करके एक क्लास बना दिया गया, मैमोलिया कह दिया गया। मैमोलिया के अंदर कौन से ऑर्डर होंगे, प्राइमेटा और कार्निवोरा। अब ऐसे ही ऊपर चलते हैं हम, अलग अलग क्लासेस को जोड़ करके, जिनके जो क्लासेस एक जैसी दिखती थी उसको जोड़ के हमने बना दिया अलग अलग क्लासेस। देखिए अलग अलग क्लासेस कौन सी हैं, जैसे कि मैमलिया है, फिश है, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है। अब इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ थी तो भाई अलग अलग क्लासेस को एक ही जगह इंक्लूड कर दिया गया और उसको कहा गया फाइलम कॉर्डेटा, क्योंकि इसमें कॉर्डेट्स की तरह ये दिखते हैं तो इसलिए इनको कॉर्डेटा कह दिया गया। नोटोकॉर्ड वगैरह प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आप हमने देखा कि हम जब स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो सिमिलरिटीज़ क्या होती है, सिमिलरिटीज़ जो होती है वो कम होती चली आती हैं सिमिलरिटीज़। ठीक है, और इधर जब हम आते हैं किंगडम से स्पीसीज की तरफ तो सिमिलरिटीज़ क्या होती है, सिमिलरिटी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा सिमिलरिटी होगी उतना आसान होगा क्लासिफिकेशन, उतना ज़्यादा जो है सिंपल होगा क्लासिफिकेशन, उतना आसानी होगी चीज़ों को पकड़ पाना, करेक्टरिस्टिक्स कर पाना।
और जितना जब हम सिमिलैरिटी से दूर चले जाएंगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, उतना ज़्यादा जनरलाइजेशन होता जाएगा, करेक्टर बहुत कम दिखाई देंगे, हमें बहुत ही कॉमन करेक्टर्स दिखाई देंगे, डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे उसमें। तो आई होप ये आप समझ चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जिसमें हम देखेंगे साइंटिस्ट कौन कौन से हैं इसमें जिनका नाम इसमें आता है। अब साइंटिस्ट में जो सबसे बड़ा सबसे अहम नाम है वो है कार्लोस लिनेनियस। ये स्वीडन के रहने वाले थे, ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किया, बहुत ज़्यादा काम करा इन्होंने, मतलब इनको बहुत नाम है उस टाइम पे, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया साइंटिस्ट माने जाते थे। जैसे देखिए इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। इनकी एक बुक थी फिलोसफिया बोटानिका बुक, ये बुक का नाम था, जिसमें के अंदर इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, जो यूनिवर्सल था, बायनोमियल था और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का था, ठीक है। तो बुक का नाम पूछा जाएगा कौन से बुक के अंदर जो है, या फिर पूछा जाएगा कौन सी इनकी बुक थी, तो फिलोसफिया बोटानिका बुक इनकी थी, जिसके अंदर बायनोमियल नोमेनक्लेचर इन्होंने दिया था। और कौन सी बुक इन्होंने लिखी थी, इन्होंने लिखी थी स्पीसीज प्लांटेरम बुक लिखी थी, जिसमें इन्होंने प्लांट क्लासिफिकेशंस के आधारों के बारे में बताया था, किसके बेसिस पे प्लांट क्लासिफिकेशन किया जाए उसके बारे में बताया था स्पीसीज प्लांटेरम बुक के अंदर। तो दो बुक हो गई इनकी, फिलोसफिया बोटानिका बुक, दूसरी थी स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम से या प्लांटेरम से जान जाओगे कि प्लांट क्लासिफिकेशन के बेसिस के बारे में बताया था। उन्होंने डिस्क्राइब करी 4326 एनिमल स्पीसीज को। उनकी तीसरी बुक थी, एक और बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुराई। तो बुक ज़रूर पूछी जाती है, आपका देखोगे आप जैसे ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन दोगे या नीट में भी कभी कभार ये पूछा गया है। तो सिस्टेमा नेचुराई इनकी बुक हो गई एक, ठीक है। दूसरा स्पीसीज प्लांटेरम हो गई और तीसरी होगी फिलोसफिया बोटानिका बुक। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज जो है इन्होंने ही दिया था, कार्लोस लिनेनियस ने। बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी इन्होंने दिया था, ठीक है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इन्हें ही कहा जाता है। टैक्सोनॉमी जो टर्म है वो किसने दी थी, तो टैक्सोनॉमी जो टर्म दी थी वो दी थी AP कैंडोले ने। इन्होंने एक टर्म दी थी टैक्सोनॉमी, इन्होंने केवल नाम दिया टैक्सोनॉमी का, पर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, कार्लोस लिनेनियस। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी कौन है, H शांतापाउ। ये जरूर आप देख लीजिएगा, कभी भी इंडियन एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं जैसे कि लैब वगैरह के, तो उसमें ये आ जाता है। जैसे आप बॉटनी करने जाओगे ना, जैसे कि किसी लैब वगैरह का एग्ज़ाम वगैरह दोगे तो वहाँ पे पूछ लिया जाता है इंडियन टैक्सोनॉमी, ये तो बहुत मेन है, ठीक है। H शांतापाउ। फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रास्टस है फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ जूलॉजी जो है वो अरिस्टोटल है। फादर ऑफ मेडिसिन जो है हिप्पोक्रेट्स है। अच्छा, अब इन सब चीज़ों को याद कैसे करोगे आप, ठीक है। वो अब हर अलग लोगों का अलग अलग तरीका होता है। जैसे कि AP कैंडोले टैक्सोनॉमी, अब टैक्सोनॉमी स्टार्ट हुई थी, भाई टॉर्च कौन दिखाए, कैंडल कौन दिखाए, कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, क्या नाम रखा जाए। तो जब कैंडल दिखाई AP कैंडोले ने तो नाम दिखा टैक्सोनॉमी, इस तरीके से याद कर लो। तो टैक्सोनॉमी किसने दिया टर्म, AP कैंडोले ने। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, अब टैक्सोनॉमी इंडियन वाले कौन से आदमी जो होगा वो हमारे यहाँ कैसे होते हैं, शांत होते हैं, तो H शांतापाउ, इस तरीके से नाम रख लो, इस तरीके से याद कर लो। फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी में क्या होता है ज़्यादातर मेन चीज़ हम देखते हैं थैलस, थैलस से थैलस T से थियोफ्रास्टस, ऐसे नाम याद रख लो। जब आपको हिट होगा MCQs में आप देखोगे T फॉर थैलस, T फॉर थियोफ्रास्टस, आप टिक कर दोगे। फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी में आप देखो एनिमल के बारे में बात करते हैं तो A फॉर एनिमल, A फॉर अरिस्टोटल, ऐसे याद रख लो। मेडिसिन में देख लो, हिप्पोक्रेट्स नाम याद रख लो आप, क्या होगा, आप ऐसे नाम याद रख लो। एक दरियाई घोड़ा था, बीमार पड़ गया था हिप्पोपोटेमस, तो उसको दवाई दे दी गई, तो इस तरीके से आप याद रख लो कि हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोपोटेमस, तो हिप्पो और हिप्पोक्रेट्स, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। अर्नेस्ट मेयर थे, एक 20वीं सेंचुरी के डार्विन कहा जाता था उनको, जिन्होंने डेफिनेशन दी बायोलॉजिकल स्पीसीज़ की।
और जब मेयर साहब खड़े थे माइक पे और उन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज़ की एक डेफिनेशन दी। तो इस तरीके से छोटी मोटी चीज़ें जोड़ जाड़ के अगर आप याद करोगे ना, जितनी बेवकूफ़ी वाली चीज़ें जोड़ोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड जो है रिमेंबर कर लेता है इन चीज़ों को अच्छे तरीके से। अब अगर शॉर्ट सिंपल पढ़ोगे ना, ये चीज़ आज पढ़े कल भूल जाओगे। तो थोड़ा तिकड़मबाजी करनी पड़ती है चीज़ों को याद करने के लिए, वो आप कर लेना अपने अकॉर्डिंग। हर एक बंदे का अलग अलग तरीका होता है। कुछ गाने की तरह याद करते हैं, कुछ निमोनिक्स करके याद रखते हैं, कुछ अलग अलग तरीके के। भाई हमने तो एक नॉर्मल तरीके का इस तरीके से बना दिया था, ठीक है, तो हमें याद हो गया था ये आराम से। अब जॉन रे है। अब इनकी जॉन रे की एक बुक थी हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम। इस बुक के अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वर्ड एक स्पीसीज वर्ड को इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था? जॉन रे। टैक्सोनॉमी वर्ड को इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था? एपीडी कंडोले, ठीक है। और उन्होंने डिस्क्राइब किया स्पीसीज़ को एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। उन्होंने कहा भाई ये स्पीसीज़ है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, सबसे आधार जो है यही है, इसी से स्टार्ट होती है क्लासिफिकेशन। बेंथम और हुकर जनरा प्लांटेरम इनकी बुक थी एक, ठीक है। जूलियन हक्सले, इन्होंने न्यू सिस्टमेटिक और बायोसिस्टमेटिक्स दिया। न्यू सिस्टमेटिक्स भी कह सकते हो आप उसको, और बायोसिस्टमेटिक्स भी आप उसको कह सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हम साइंटिफिक नेम्स की तरफ बढ़ते हैं। ये तो आपका साइंटिस्ट का नेम हो गया। इसमें मेन जो हो गया आपका जूलॉजी और बॉटनी के फादर कौन से होते हैं, और कार्लस लिनियस का क्या काम था, और आपका अर्नेस्ट मेयर, डार्विन कौन था 20वीं सेंचुरी का, और यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि स्पीसीज वर्ड इंट्रोड्यूस किसने किया? तो जॉन रे, उनका नाम। बेंथम और हुकर का भी नाम आता है, जनरल प्लांटेरम उनका बुक थी, ये भी जो है इम्पोर्टेंट में आता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम साइंटिफिक नेम्स की तरफ। अब देखिए साइंटिफिक नेम क्यों करना चाहिए, साइंटिफिक नेम क्यों रखने चाहिए, वो तो हम जान गए, ठीक है, कि भाई ताकि ये कॉमन नेम हो ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब ICBN है, ICBN जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। मतलब कुछ क्राइटेरिया होते हैं, अगर आपको प्लांट से रिलेटेड कोई भी नामकरण करना है, आपको एनिमल से रिलेटेड कोई भी नामकरण करना है, तो फिर कुछ कोड होते हैं, इनके क्राइटेरिया उसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल कोड होते हैं, उनको फॉलो किया जाता है नामकरण करने के लिए। नामकरण करने के लिए हमेशा लैटिन वर्ड्स, लैटिन जो लैंग्वेज है उसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज जो होती है वो डेड होती है। मान लो कि अगर हम कुछ ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करें जिसमें किसी चीज़ का कोई दूसरा ही मतलब हो, तो अगर हम साइंटिफिक नेमिंग करेंगे तो क्या होगा भाई? उसके अलग जगह पे अलग नाम जाएगा, अलग जगह पे अलग नाम जाएगा, अलग अलग मीनिंग निकल जाएगी। तो ऐसी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है जो कि डेड हो, तो लैटिन इसमें परफेक्ट बैठती है। तो जब कभी भी हम किसी साइंटिफिक नेम को लिखते हैं तो लैटिन भाषा में होना चाहिए वो, और वो इटैलिक्स में होता है, ठीक है। इटैलिक्स मतलब वो तिरछा लिखा होगा, वो ऐसे नहीं लिखा होगा, लिविंग ऐसे नहीं लिखा होगा, किसी लिविंग ऐसे लिखा होगा तिरछा, ठीक है, स्लाइड थोड़ा मुड़ा हुआ, इटैलिक फॉर्म में लिखा जाएगा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नाम, ठीक है। जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका है तो मैंजीफेरा ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे तिरछा करके ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा, सीधे सीधे नहीं, इटैलिक फॉर्म में लिखा जाएगा। लैटिन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट नेम जो होगा जीनस होगा, और सेकंड नेम जो होगा स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट होगा। जैसे कि हम देख चुके हैं मैंजीफेरा और इंडिका। मैंजीफेरा आपका हो गया जीनस, और इंडिका जो हो गया वो स्पीसीज हो गई उसकी। या फिर सोलेनम ट्यूबरोसम हो गया, सोलेनम जीनस हो गया और ट्यूबरोसम आपका स्पीसीज हो गई। अगर हम देखिए, अगर प्रिंटेड फॉर्म में किसी आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नाम लिखते हैं, ठीक है, तो वो तो होगा इटैलिक, थोड़ा झुका हुआ स्लैंटेड फॉर्म में लिखा जाएगा। बट अगर हम हाथ से लिखते हैं तो नॉर्मल लिखेंगे, नॉर्मल जैसे मैंने हाथ से लिखा मैंजीफेरा इंडिका, मान लो कि अभी ऐसे तो अभी तो स्लैंटेड लिखा हुआ है थोड़ा तिरछा करके, अगर मैंने ऐसे लिख किया, मैं हाथ से लिख रहा हूँ किसी का, तो इसके नीचे मुझे अंडरलाइन करना ज़रूरी है। ये पार्ट जो आ गया आपका ये जीनस हो जाता है, आप देखते हो, और ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, और स्पीसीज स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ है और ये स्पीसीज है, ठीक है। ऑथर और सब स्पीसीज नेम आफ्टर द स्पीसीज नेम, ऑथर या सब स्पीसीज का जो नेम होता है वो स्पीसीज नेम्स के बाद में लिखा जाएगा। तो देखिए जैसे कि ह्यूमन, जैसे कि एक एग्जांपल है, जैसे कि मैंजीफेरा। अब ये मैंजीफेरा मैंने लिखा, ये जीनस हो गया,
इंडिका मैंने लिखा, सॉरी ये जीनस, हाँ सॉरी ये मैंजीफेरा जो हो गया वो जीनस हो गया, इंडिका जो हो गया स्पीसीज हो गया, और लिनन हो गया ये साइंटिस्ट का नाम हो गया जिन्होंने इसका नामकरण किया है, ठीक है, उनका नाम लिख दिया। अब जीनस में आप देखोगे तो ये कैपिटल लेटर में हुआ, इंडिका और जो इंडिका जो स्पीसीज है वो स्मॉल लेटर में हो गया, पहला वर्ड, पहला अल्फ़ाबेट वर्ड नहीं। और अगर आप देखोगे तो फिर अब मैंने हाथ से लिखा है तो इसके नीचे अंडरलाइन करना ज़रूरी है। अब प्रिंटेड फॉर्म में होता तो ये इटैलिक फॉर्म में होता, थोड़ा सा तिरछा चुका हुआ। अब स्पेसिस कुछ नेम्स हैं जो कि साइंटिफिक नेम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा आते हैं, जैसे कि ह्यूमन का है होमोसेपियंस, ठीक है, मैंगो का है मैंजीफेरा इंडिका, कौन सी वैरायटी है, इंडिका, इंडियन वैरायटी है मैंगो की। हाउस फ्लाई का है म्यूस्का डोमेस्टिका, ठीक है, पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरोसम्स, वीट का है टिटिकम एस्टिवम, और लायन का है पैंथेरा लियोपोर्ड का है पैंथेरा पार्डस, टाइगर का है पैंथेरा टाइग्रिस, बनियान्स का है फिकस बेंगालेंसिस, और कोकोनट पाल्म्स का है कोकस नूसीफेरा। तो ये कुछ साइंटिफिक नेम है जो इम्पोर्टेंट है। इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो आपका हो गया ह्यूमन का, सॉरी डबल, और आपका मैंगो का, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपका हाउस फ्लाई आता है, वीट आता है, लॉयन लियो पैंथेरा टाइगर का इम्पोर्टेंट है, कोकोनट का इम्पोर्टेंट है, बनियान ट्री का इतना पूछा नहीं जाता, कोकोनट का पूछा जाता है, बहुत टाइम से पूछा जा रहा है, ये अलग अलग एग्ज़ाम में मैंने देखा है ये कि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने लग गया है। अब बाकी जो ह्यूमन है, मैंगो है, हाउस फ्लाई, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। अब नीट भी ना बुक की क्वेश्चंस सोचता है कि थोड़ा अलग हट के पूछा जाए, बुक के क्वेश्चन पूछ के वो बोर हो गया है, क्योंकि ये पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर में तो कुछ है ही नहीं, तो अब वो थोड़ी नई नई चीज़ें पूछना चालू कर दिया उसने, थोड़ा घुमा फिरा के वो पूछता है चीज़ें। अब हम बात करते हैं टेक्सोनॉमिक एड्स की। बाकी जो ऐसे चैप्टर हैं जो कि बहुत ज़्यादा टफ है ना, उसमें अभी भी वो एनसीईआरटी से ही चीज़ें पूछ रहे हैं। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी है, उसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला है, और लोकोमोशन मूवमेंट वाला है, और जैसे आपका रेस्पिरेटरी वाला हो गया, सर्कुलेटरी वाला हो गया, इनमें से ना उसमें से पूछता है बुक में से ही। प्लांट्स में भी कुछ टफ हैं चैप्टर, जेनेटिक्स हैं, तो उसमें बुक्स में से ज़्यादातर कंसिडर कर रहा है। पर जो आसान चैप्टर हैं, जो बहुत ही ज़्यादा वैसे चैप्टर हैं जो लोग पढ़ ही लेते हैं आराम से, उसमें से थोड़ा नई नई चीज़ें ऐड कर रहा है। बट हाँ, अगर आप इस चैप्टर को इस तरीके से नोट्स में से पढ़ लोगे ना, ये नोट्स अगर आप पढ़ लोगे, आपके नीट के पहले चैप्टर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आप बेफिक्र रहो, ठीक है। और नहीं, अगर कोई नया भी क्वेश्चन आ जाएगा ना तो भी आप कर दोगे, आपको हल्की फुल्की उसमें झलक मिल जाएगी। 3 ऑप्शन आपको उसमें ऐसे मिल जाएंगे जो हो ही नहीं सकते, चौथा वो आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम टेक्सोनॉमिक एड्स की तरफ। तो अब कुछ बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया है, कुछ प्रोसीजर और कुछ टेक्निक्स उन्होंने ऐसे डेवलप करी है जिसके थ्रू वो जो है इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करते हैं लिविंग और या डेड स्पेसिमेंट्स के साथ में, ताकि बाद में उनकी टेक्सोनॉमिक स्टडी करी जा सके, उनके बायो रिसोर्स और डाइवर्सिटी के बारे में जान जा सके। तो अब देखते हैं हम कौन कौन से टेक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं। जैसे कि आप मान लो, जैसे कि हर्बेरियम है। पहले तो हर्बेरियम क्या होता है, प्लांट स्पेसिमेंट्स का स्टोर हाउस होता है। यहाँ पे प्लांट्स के स्पेसिमेन रखे जाते हैं। जैसे एक शीट्स होती है, तो एक फाइल है, एक तरीके से आप मान लो कि फाइल है, फाइल के अंदर प्लांट के कुछ अवशेष रख दिए गए हैं, ताकि जब वो, और उस पर नाम वगैरह लिख दिया जाता है, जब कोई पूछता है कि भाई इस नाम का प्लांट है, तो वो उस शीट्स को खोलते हैं, देखते हैं, पता लग जाता है कि वो किस तरीके का प्लांट है, कैसा फ्लावर होता है उसका, कौन सी लोकेलिटीज़ में पाया जाता है, किस कब उसमें कौन कौन से सीज़न में क्या क्या चेंजेस होते हैं। जैसे किसी को फ्लावरिंग वाला ही टाइम पे फ्लावर चाहिए उस प्लांट का, तो भाई फ्लावरिंग वाले टाइम पे वो देखेगा कि कहाँ है क्या नहीं है। बाकी कुछ हर्बेरियम ऐसे ही बनाए जाते हैं लिविंग वाले, जैसे बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं, वहाँ पे तुरंत मिल ही जाता है, टेम्परेचर वो अपना कंट्रोल कर लेते हैं उस हिसाब से। तो हम अभी हर्बेरियम के बारे में बात कर रहे हैं, बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में बाद में बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, फ्लावरिंग स्टेज का एक प्लांट लिया जाता है, ठीक है, उसको ब्लॉटिंग पेपर या न्यूज़पेपर के बीच में डाल करके उसको इवनली प्रेस किया जाता है। मतलब कि ये नहीं कि एक तरफ से ज़्यादा प्रेस किया, हर तरफ से पूरा एक इवन प्रेस किया जाता है, ठीक है, ताकि उसके अंदर का मॉइस्चर जो है ब्लॉटिंग पेपर में सूख जाए। फिर उसके बाद सूखने के बाद जो है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है हर्बेरियम शीट्स के ऊपर। हर्बेरियम शीट का साइज़ जो होता है 11 इंटू हाफ इंच और 16 हाफ इंच का होता है, ठीक है। उसको ट्रांसफ़र कर दिया हर्बेरियम शीट।
अब हर्बेरियन शीट्स के ऊपर जो है राइट लेफ्ट कॉर्नर में बाकी ये सब चीज़ें जो हैं ये लेबल करी जाती हैं कि भाई उसका कौन से टाइम पे उसको कलेक्ट किया गया है, ठीक है, प्लेस कहाँ से कलेक्ट किया गया है, उसका नेम इंग्लिश, लोकल और बोटेनिकल नेम लिखा जाता है, उसकी फैमिली लिखी जाती है, कलेक्टर्स किस बंदे ने जो है कलेक्ट किया है वो लिखा जाएगा, नंबर ऑफ स्पेसिमन्स कितने स्पेसिमन उसके कलेक्ट किए गए हैं, लोकेलिटी क्या है और इकोलॉजिकल कंडीशन क्या है उसकी, ठीक है, कहाँ पे पाया गया है, उस जगह पे कैसी इकोलॉजिकल कंडीशन है। तो ये सब चीज़ें उस हर्बेरियन शीट्स के ऊपर लिख करके उसको एक इस तरीके की अलमारी आप देख रहे हो ना, इसमें देख रहे हो ना कितनी सारी फाइलें रखी हुई हैं, अलग अलग प्लांट की अलग अलग फाइल बना करके इस तरीके से रख दिया जाता है हर्बेरियन शीट्स के बीच में दबा करके, शीट्स के ऊपर रख करके मतलब। नेक्स्ट है आपको बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन में आपने देखा होगा, दिल्ली में तो है बोटेनिकल गार्डन। वहाँ पे क्या होता है, जिंदा प्लांट्स होते हैं, मतलब कुछ स्पेसिमन नहीं होता है, वहाँ पे प्लांट्स वगैरह उगाए जाते हैं। जैसे आप देखते हो ना आपके लोकल एरियाज़ में नर्सरी होती हैं, वहाँ पे आप चले जाओ, आप वहाँ से प्लांट वगैरह ले आते हो, तो इस तरीके से एक बड़ा सा गार्डन सा होता है, उसमें अलग अलग प्लांट्स उगे रहते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर साइंटिफिक नेम लिखा जाता है, फैमिली, साइंटिफिक नेम प्लस फैमिली, ये सब चीज़ें लिखी रहती है उस प्लांट के ऊपर। जैसे आप देखोगे कुछ एग्जांपल्स हैं बोटेनिकल गार्डन्स के, जैसे कि रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में है ये, और इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया है, ये बढ़िया है, NBRI ये लखनऊ में है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ पर, ठीक है, वो बॉटनिस्ट हैं वहाँ पर। ये अगर आपको बॉटनी वाली फील्ड में जा रहा है, आपको टेक्सोनॉमी में जाना है ना, तो ये NBRI आप बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए, आप वहाँ चूज़ कर लो NBRI, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप CSIR नेट JRF वगैरह निकालो और जाकर वहाँ अप्लाई कर दो, और बढ़िया आपका 5 साल में PhD हो जाएगी। CSIR नेट JRF निकालोगे आपको फेलोशिप भी मिलती रहेगी, बढ़िया आराम से आपको PhD हो जाएगी, आराम से आप वहीं पे ही मतलब उसके बाद अप्लाई कर दो किसी भी कॉलेज में वगैरह में, आप बढ़िया लेक्चरर वगैरह बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, ठीक है। चलिए छोड़िए, ये तो बात की बात हो गई, करियर की बात है। मैं अभी हम नीट की अब क्लास 11 में एग्ज़ाम पास करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है आर्बोरेटम। तो आर्बोरेटम क्या होता है, जैसे कि एक पूरा जंगल है, उस जंगल के फॉर्म में ही जो है हम प्लांट और ट्रीज़ को एक लिविंग स्टेट्स में वहाँ पे उस जंगल में वहाँ पे स्टोर करते हैं, तो उसको कहा जाता है आर्बोरेटम। मतलब मान लो एक जंगल ही है पूरा का पूरा, और वहाँ पे हम छेड़खानी वगैरह नहीं कर रहे हैं, जैसे कि सेंचुरीज़ वगैरह होती है, वैसे ही यहाँ पे ये बोटेनिकल गार्डन, मतलब एक जंगल सा बना दिया, उसमें हमने पॉइंट आउट कर दिया यहाँ पे ये प्लांट है, लिया करके कुछ और भी प्लांट उगा दिए ताकि नेचुरली वो उगते रहे, तो उसको कहते हैं आर्बोरेटम। बट अगर हम एक स्पेसिफिक कंडीशन में ला के प्लांट उगाते हैं, उसको एनवायरनमेंट वगैरह देते हैं, तो वो बोटेनिकल गार्डन हो जाता है छोटे लेवल पे, और अगर जंगल बन गया है तो आर्बोरेटम्स कह देंगे उसको। एक तरीके से ये आप इस तरीके से समझ लो, छोटे लेवल पे है तो बोटेनिकल गार्डन, और बड़े लेवल पे जंगल है घना वना हो गया तो फिर वो आर्बोरेटम हो गया। अब म्यूज़ियम है कुछ, ठीक है, आप देखते हो जैसे जो म्यूज़ियम होते हैं वो ज़्यादातर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वहाँ पे सेटअप किए जाते हैं, वहाँ पे बनाए जाते हैं। प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज़ जो होंगी वो आप देखोगे कि जार में फिल्ड होती है, जैसे आप अपने लैब में भी देखोगे, बायोलॉजी के लैब में छोटे छोटे एनिमल स्पीसीज़ होती है, उसको लिक्विड के अंदर जो है फिल्ड करके रखा जाता है ताकि वो सड़े गले ना, और उसको उस बॉटल के अंदर प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि कभी स्टडी वगैरह करनी है, प्रैक्टिकल करने हो तो वहाँ से निकाल के दिया जाता है आपको। इंसेक्ट जो होते हैं, इंसेक्ट्स को मार करके उनको पिन करके इंसेक्ट बॉक्स के अंदर रखा जाता है, ये तो इंसेक्ट्स का हो गया। बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं उनको मार करके उनके खाल के अंदर भूसा भर करके रखा जाता है। स्केलेटन और ममीज़ हैं, इसको आप देखते हो म्यूज़ियम वगैरह में रखा जाता है जोड़ जाड़ करके, जैसे कि आप डायनासोर के अवशेष देखोगे, ममीज़ देखोगे, कफिन्स में बंद, ओपन कफिन्स के अंदर और ग्लास के अंदर बंद करके रखा जाता है। ऐसे कुछ जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं, चिड़ियाघर, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपको पता ही है। एनिमल्स को उनके नेचुरल प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट्स के अंदर रखा जाता है, और ह्यूमन केयर भी वहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। किस लिए किया जाता है ये सब कुछ, ताकि हम जब अपने बच्चों को लेकर जाए, बच्चे उनका बिहेवियर, उनका हैबिटेट और उनका फूड वगैरह ये सब देख पाए। अब नेक्स्ट जो है की, तो की में क्या है, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी की बेसिस पे हम यहाँ पे प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज़ की बेसिस पे। की जो है वो आधारित होता है, मतलब की जो है उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, और वो कपलेट की फॉर्म में होते हैं, दो की फॉर्म में, ये दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे। जैसे कि चॉइस जो होगी वो
दो अपोजिट ऑप्शंस के बीच में करनी होगी। उसमें से हम एक एक्सेप्ट करते हैं और एक को रिजेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए की है और मैं कहता हूँ प्लांट है या एनिमल है, मैं कहूँगा प्लांट है, तो एनिमल को रिजेक्ट कर दिया, प्लांट में आ गई। अब मैं कहूँगा प्लांट में भाई क्या है, एंजियोस्पर्म है या आपका जिम्नोस्पर्म है, तो मैं कहूँगा भाई एंजियोस्पर्म है, तो जिम्नोस्पर्म हटा दिया। अब एंजियोस्पर्म मैं कहूँगा मोनोकोट है या डाइकोट है, तो मैं कहूँगा भाई डाइकोट वाला प्लांट है मेरा, तो मोनोकोट हटा दिया। फिर ऐसे करते करते हम नीचे चलते चले आते, तो दो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स होंगे और ऐसे करते 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 हम ओरिजिनल जगह पे पहुंच जाते हैं। तो हर एक स्टेटमेंट जो होती है एक लीड होती है, तो ईच की फॉर ईच टेक्सोन, तो हर एक की जो है एक टेक्सोन के लिए होती है, मतलब एक ग्रुप के लिए होती है। जैसे कि फैमिली हो गया, जीनस हो गया या स्पीस हो गया, कुछ भी के लिए भी हो सकती है। तो और ये जो की होती है, ये इसका यूज़ किया जाता है मोनोग्राफ और फ्लोरा बनाने के लिए। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, की का इस्तेमाल होता है मोनोग्राफ और फ्लोरा बनाने के लिए। दूसरे भी कई तरीके होते हैं डिस्क्रिप्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे कि आपका फ्लोरा हो गया। फ्लोरा क्या होता है, प्लांट से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। और फोना जो हो गया एनिमल से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें। तो फ्लोरा यानी कि हम प्लांट की बात कर रहे हैं, किसी पार्टिकुलर एरिया में उस कौन सा प्लांट जो है और कौन सी हैबिटेट है, किस किस प्लांट का वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हम उस फ्लोरा के अंदर कंसिडर करते हैं। मतलब कि कहने का मतलब है कि पर्टिकुलर किसी एरिया में कैसा हैबिटेट है और उस हैबिटेट में कौन कौन से अलग अलग प्लांट हैं, इसके बारे में जानना, यानी कि वो फ्लोरा हो गया। मैनुअल्स होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई स्पीसीज पाई जाती है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो इसको कहते हैं मैनुअल। मतलब मैनुअल जो है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली किसी स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। मोनोग्राफ किसी एक टेक्सोन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है। जैसे कि जीनस हो गया, जीनस एक टेक्सोन हो गया, स्पीसीज एक टेक्सोन हो गया, किंगडम हो गया, ये सारे टेक्सोन होते हैं। एक एक को टेक्सोन कहते हैं और उन सबको टेक्सा कहते हैं। किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ठीक है। ये तो हर एक जो हो गया वो टेक्सोन हो गया। तो इन टेक्सोन के बारे में, किसी एक टेक्सोन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है उसको कहते हैं मोनोग्राफ। अब कैटलॉग क्या होता है? कैटलॉग होता है किसी पर्टिकुलर स्पीसीज पे किसी पर्टिकुलर एरिया पे पाई जाने वाली जितनी भी स्पीसीज होती हैं उनकी लिस्ट या फिर उनके नाम को रजिस्टर करना। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एक पर्टिकुलर एरिया में वहाँ भेड़ भी है, वो गाय भी है, वहाँ पे चूहा भी है, तो रजिस्टर में एक नाम लिख दूंगा कि भाई ये जो है एरिया, जैसे कि मान लो कि मैं कहूँगा लखनऊ का जानकीपुरम, और यहाँ पे जो है कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती है, गाय बैल है पाया जाता है, ये सबका नाम लिख दूंगा मैं, तो लिस्ट बना दूंगा एक में। तो यही होता है कैटलॉग। जितने भी स्पीसीज पाए जाएंगे एक पर्टिकुलर एरिया में उन सब की लिस्ट बना देना, वो कैटलॉग होता है। मोनोग्राफ होता है कि भाई टेक्सोन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना। और मैनुअल्स होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया पे कोई स्पीसीज है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। फ्लोरा होता है कि पर्टिकुलर एरिया में जो हैबिटेट है उस हैबिटेट के अंदर कितने कितने प्लांट स्पीसीज जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने कितने प्लांट स्पीसीज हैं, कहाँ का डिस्ट्रीब्यूट है उस हैबिटेट में, कौन कौन सी है, तो वो हो गया फ्लोरा। अब बोटेनिकल गार्डन्स, अब नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि बोटेनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क है, यहाँ पे एंडेमिक और एक्जोटिक स्पीसीज को रखा जाता है। ये भी ध्यान रखना है आपको, कौन कौन सी स्पीसीज को रखा जाता है यहाँ पे, एंडेमिक और एक्जोटिक स्पीसीज को। नेक्स्ट है कि सुफिक्स कौन कौन से ऐड होते हैं भाई, कौन कौन से जैसे डिवीज़न है, डिवीज़न में आपको जो नाम मिलेगा उसमें आप देखोगे एंड में आपको फाइटा मिलेगा, ठीक है। सुफिक्स जो होगा वो फाइटा मिलेगा नाम के पीछे जुड़ा हुआ। सब डिवीज़न में फाइटीना मिलेगा। क्लास में आपको ऑप्सिडा, फाइसिया, एई ये सब मिलेगा। ऑर्डर में एल्स मिलता है हमेशा, ठीक है। और फैमिली में आपको एसीआई मिलते ही, और सब फैमिली में ओईडीआई मिलेगा। तो इस तरीके का दिया होगा, ये सब सुफिक्स दिए होंगे और पूछा जाएगा कि
या फिर ये पूछा जाएगा, ये कैटेगरी दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि कौन सा सफिक्स या सफिक्स दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि कौन सी कैटेगरी में ये जुड़ता है। तो आपको इस तरीके से बताना है। तो यहाँ पे ये क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड जो होता है एंड होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी तैयारी कर सके एग्ज़ाम्स की, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और भी जो है नई नई वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। क्लास 11th बायोलॉजी यहाँ पे ख़त्म करी जाएगी, क्लास 12th बायोलॉजी ख़त्म करी जाएगी और साथ ही साथ आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट बायोलॉजी की और डीप नॉलेज भी प्रोवाइड करी जाएगी। बट अब 11th 12th क्लास का जो मेन जो कोर्स है वो ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद आपको थोड़ा और एडवांस फॉर्म में चीज़ें दी जाएंगी GRF लेवल तक की, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की। तो ये चैनल अभी नया बना है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, वीडियो लेक्चर्स अपलोड होते जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। MCQs भी दिए जाएंगे, प्रैक्टिस करी जाएगी। आप मेरे फेसबुक से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज से, वहाँ पे 10 MCQs डेली अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ ही साथ उसमें आंसर भी होंगे, आप आंसर देख लीजिएगा, वो थोड़ा उसमें ही रहेगा, टाइटल के नीचे ही सी मोर करके आप देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू।